ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम चीजों को देखते हैं कि आपको मैंने क्या बोला था कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे नीट और जेई, नीट में खासतौर से आपके अगर सेंस में बोलो, उसमें क्या होगा कि प्लेनेट के चारों ओर एक कोई सैटेलाइट होगा, वो रिवॉल्व करता रह रहेगा। इस सैटेलाइट को क्या हम करेंगे, एक ऑर्बिट से लेके दूसरे ऑर्बिट में ले जाके उसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ इसमें, तो आप क्या बोलोगे, एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको डेल्टा ई बोलेंगे। तो डेल्टा ई क्या होगा, जो इस ऑर्बिट को मानते हैं, इस ऑर्बिट को 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो 2 की जो टोटल एनर्जी होगी इस पार्टिकल में, अगर ये पार्टिकल इस ऑर्बिट 2 में जो अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए जो एनर्जी होगी उसको हम E2 कहेंगे। और ये जब यही पार्टिकल या सैटेलाइट जिसको कहें, तो सैटेलाइट जब ऑर्बिट 1 में रिवॉल्व कर रहा था, तो इसके जब ये रिवॉल्व कर रहा था, इसके जो टोटल एनर्जी थी उसको हम E1 कहेंगे। ठीक है, तो आपके प्रकार इस टाइप से फॉर्मूला यानी EF माइनस EI टाइप का आ गया कि नहीं। तो इसको कैसे निकालेंगे आप जानते हैं ना, E2 हमने निकालना बता रखा है कि नहीं। अगर कोई ऑर्बिट 2 में है, जिसका मान लेते इस ऑर्बिट का रेडियस कितना है R2, तो बताइए इस जो सैटेलाइट है इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, यानी E कितनी होगी, E2। तो आप क्या बोलोगे, -GM इसका मास और स्मॉल m किसका, इस सैटेलाइट का मास, m/r, यही बोलोगे। जी सर। तो 2r। अरे हाँ, 2r, ये होता है, ये तो पोटेंशियल होता है। आपको मैंने बताया था पोटेंशियल के बीच में देखो संबंध। ठीक है, हम आराम से धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, चीजों को सीखते हुए चलेंगे, तेजी में भागना नहीं है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट हम बोले थे, अगर ये इस ऑर्बिट आर, जो ऑर्बिट है हमारे पास अभी सर्कुलर ऑर्बिट रहेंगे, जिसका ऑर्बिट का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो इसकी प्लैनेट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। और हम जानते हैं ये v स्पेसिफिक v होगा, ये हर v के साथ इस पे नहीं कर सकता है, राइट, हर v के साथ नहीं जा सकता है। इस v को क्या कहते हैं, v0 बोलते हैं। अरे यार ये चीज क्या है, एक सेकेंड बेटा, अच्छा ये हटाने से आ जाता है। ठीक है, तो यहां हम जानते हैं कि इसकी वेलोसिटी स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है v0, जो कि डिपेंड करती है कि ये r कितना है, और ये हम इसको निकाल चुके हैं पहले। ठीक है, और ये m किसका होता है, ये हेवी मास इसका होता है, और ये स्मॉल m किसका, इसका मास, जो सैटेलाइट या प्लैनेट जो भी कहोगे आप, जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में। तो इसको फिर फर्दर हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², क्योंकि यहाँ v0 कहलाता है, तो ये हो जाएगा v0²। v0 का फॉर्मूला ये बना रखा है हमने, जो कि किस पे डिपेंड करती है, कि जिस मास के अराउंड घूम रहा है उसका मास और उसका ऑर्बिट का रेडियस क्या है। तो इसको हम जब फर्दर सिंप्लीफाई करते तो कितना आएगा हमारे पास, तो हाफ mgm/r आएगा कि नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी बोले तो आपने अभी बताया ना, यही है, यही बताया था ना अभी आपने, उसको माइनस फॉर्मेट, पोटेंशियल एनर्जी आपकी माइनस फॉर्मेट में, तो दैट इज इक्वल टू -GM, और यही हमने लिखा था जो आप बता रहे थे, पहले मैंने यही लिखा था, ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए आप एक प्रकार से ये वाला वैल्यू को आप ए लेते हो, कौन सा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अगर इसको आप टोटल को वैल्यू, इस एक्सप्रेशन को ए लेते हो, इसको ए लिखते हो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, a/2। सॉरी इसको पूरा वाला को a/2 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ए है, -a है, और काइनेटिक एनर्जी a/2 है, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, -a/2। हाँ, तो k + u करेंगे तो आप लिखोगे a/2 और -a, तो दैट इज इक्वल टू -a/2। समझ में आया, तो ये आता था आपको लास्ट में,
तो ये होती है क्या, टोटल एनर्जी किसकी, जो भी आपको रिवॉल्व हो रहा है, प्लैनेट्स कह लो या सैटेलाइट कह लो। जब सैटेलाइट होगा तो वो प्लैनेट के अराउंड करेगा, और सैटेलाइट होगा तो प्लैनेट के अराउंड कर सकता है और सन के अराउंड भी कर सकता है। लेकिन जब हम प्लैनेट यहाँ पे रखेंगे, इसको अगर सेकंड पार्टिकल वाले कुछ स्मॉल एम जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अगर मास प्लैनेट का होगा तो यहाँ पे हमेशा स्टार ही होगा जो उसको रिवॉल्व कराएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम वहां पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। कहाँ गए भैया? तो अब बताओ, ये जो ऑर्बिट है यहाँ पे जो ले गया है, तो इसमें इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, इसको मैं पहले क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो टोटल एनर्जी अब बताओ। अब मैं कह रहा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ के इसको काम करते हैं। कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि अ स्काई लैब, यानी जो एक सैटेलाइट है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है सैटेलाइट का, स्काई लैब बोल रहे हैं, ऑफ मास स्मॉल एम इज फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। सो ये जो ऑर्बिट है इसकी रेडियस कितनी है? 2r। और ये क्या हुआ है? लॉन्च हुआ है अर्थ सरफेस से, यहां से लॉन्च हुआ है, ये सैटेलाइट जिसको कह रहे हैं, यहां से लॉन्च किया गया यहां तक। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या फर्क पड़ना, मैं सोचूंगा कि इस ऑर्बिट, जो सर्कुलर ऑर्बिट है, उसका रेडियस कितना है? 2r। ठीक है, ये बात मालूम चल गई। इसका मास स्मॉल m है, ठीक है। एंड ये इसको लॉन्च किया गया कहां से? सरफेस ऑफ द अर्थ से, यहां से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, देन इट इज शिफ्टेड फ्रॉम दिस सर्कुलर ऑर्बिट टू अनदर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 3r। अब इसके बाद फिर क्या किया गया? दूसरा ऑर्बिट पे जाके इसको शिफ्ट कर दिया गया। इस ऑर्बिट का बताइए रेडियस क्या है? जो तुम इसे 3r है, ठीक है, इस चीज को हम लोग मानते रहे, तो इसको r' कहते हैं, और ये 3r के बराबर है। ठीक है सर, अब बताइए सर कि कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्लेस द लैब इन द फर्स्ट ऑर्बिट। पहले फर्स्ट ऑर्बिट में इसको रखने में कितना लगा होगा? तो बताइए, अर्थ सरफेस पे अगर ऐसे रखा हुआ है कोई सैटेलाइट, क्या ये एक प्रकार से कह सकता हूँ कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट पे रखा हुआ है? कह सकता हूँ इसको अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है तो, क्योंकि स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या है? सिर्फ एक पोटेंशियल एनर्जी है। इसकी अगर एनर्जी, टोटल एनर्जी हम काउंट करने चाहूँ तो सिर्फ यू है, के है ही नहीं। वो तो इस अर्थ के रिस्पेक्ट में 0 पे रखी, चल ही नहीं रही है, रखी हुई है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी आप ऐसे ही सोचेंगे कि एक स्टैटिक, ये क्या था, एक स्टैटिक ऑर्बिट से उठा के एक डायनामिक ऑर्बिट में रखा गया पहली बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा फॉर्मूला क्या लगाओगे? डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 लगाओगे कि नहीं? यहाँ पे देखो 2 वाला जो है, ये 2 वाला एक प्रकार से इस ऑर्बिट को डायनामिक ऑर्बिट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट को मूव करते रहना पड़ेगा इस ऑर्बिट में बने रहने के लिए। लेकिन यहाँ पे इस सैटेलाइट को मूव नहीं करना पड़ेगा अर्थ के सरफेस पे रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे E2 माइनस E1। पहला होगा E1, E1 में क्या आपके पास आएगा? सिर्फ U आएगा। इसका कितना आएगा? दैट इज माइनस GM स्मॉल m बाई r। माना आपने। E2 कितना आएगा? E2 एक डायनेमिक ऑर्बिट है, तो डायनेमिक ऑर्बिट का वो सीधे लगा देते हैं, दैट इज द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन 2r। r कितना है यहाँ पे? 2r। इसको लगा देंगे और हमारे पास गर्मा गर्म फॉर्मूला तैयार। कौन सा? कितना आएगा? अच्छा अच्छा, ये अच्छा मैंने देखो कि मिस्टेक किया, माइनस है ये, माइनस, और E1 तो अपना माइनस में लिखा जाता है ना, पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा माइनस में आती है कि नहीं? इसका अर्थ तो मालूम होगा आपको कि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में क्यों आती है, क्योंकि निगेटिव में आएगी तभी बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम TE होता है।
तो माइनस टाइम टीई होता है, तो देखो टी मिनरली निगेटिव किसके कारण बनती है, काइनेटिक तो कुछ रोल निभा नहीं सकती, ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगी, यही बन के जाती है, यही निगेटिव नंबर देती है ना, तभी ये जाके निगेटिव बनेगी टीई, और ये निगेटिव बनेगा तब जाके ये बीई पॉजिटिव बनेगा, यानी बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है। यानी बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एनर्जी का, जो दो सिस्टम को बताता है कि हमेशा एसोसिएटेड रहेंगे, हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे, इनको ये टूटेंगे नहीं, ये स्टेबल एक सिस्टम बने रहेंगे। तो इसी के लिए पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल की मैक्सिमम कब होती है, जब वो इन्फिनाइट पे होती है, और उस समय U इज इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे U क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे V निगेटिव होता है और यहाँ V 0 होता है। और आपको मैंने बोल रखा है कि U और V के बीच में, डेल्टा U और डेल्टा V के बीच में क्या संबंध है, ये है कि नहीं, समझ में आया ना सबको। यस सर। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सर यहाँ एम ये भी होगा यहाँ पर, क्या, सर जी कैपिटल एम स्मॉल एम भी होगा। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हो जाएगा प्लस GMR, इसमें चला जाएगा तो माइनस, और ये हो जाएगा 4 1 3, 3/4 आना चाहिए ना। इसको देखो माइनस माइनस प्लस, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया, इसको माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको पॉजिटिव वालों को पहले लिख देते हैं, GMM/R कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव में, और ये GMM/R कॉमन ले लिया तो बाई 1/4, तो इसको 1 - 1/4 3/4, तो ये लिख देंगे GMM/R, तो ये आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब ये चीजों को देखेंगे, यहाँ पे आपको बस क्या करना है कि सैटेलाइट के टोटल एनर्जी के बारे में सोचें, कि इसको एक ऑर्बिट से ले जाके दूसरे ऑर्बिट में लेके जा रहे हैं तो उसका टोटल ऑर्बिट में क्या होगा। अभी सेकंड क्वेश्चन आप ही से करवाऊंगा, ठीक है, और मुझे यकीन है कि आप इस बार ट्राई करना, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं कितना आ रहा है, mg स्मॉल g, हमारा तो कैपिटल G आया था ना, अरे ये तो रॉन्ग आ गया है, बताओ। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन में चतुराई की जाती है, चतुराई एनर्जी में हमेशा देखिएगा क्या की जाती है। क्या मैं इसको R से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो क्या ये मेरा बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, सर जी G एट द सरफेस, G एट द सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंटली हमेशा याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, G0 यानी सरफेस पे, किसी भी सरफेस के, प्लैनेट के सरफेस पे एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, ये होता है √GME, सॉरी MP, किसी भी प्लैनेट के लिए मैं लिख रहा हूं, बाई RE/RP होल, ये होता है किसी भी प्लैनेट के। तो ये चीज क्या होगा, ये आपने जो लिखा ये क्या है, M ऑफ द अर्थ, ये हो जाएगा R ऑफ द अर्थ, और ये हो जाएगा, तो ये जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी एट द सरफेस, वो स्मॉल g के रूप में लिखा जाएगी। और इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, देखो लिख सकता हूं कि नहीं, पहले ये बताओ, सबको दिख रहा है, ऊपर नीचे RE दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, इसमें क्या हो गया, MGM/R, ये हो जाएगा, ये कैसे, एक मिनट, अरे अंडर रूट थोड़ी आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अंडर रूट थोड़ी आएगा, अरे भैया ये देखो, यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था, इन चीजों को मैं रिवाइज करवाते रहूंगा, तभी आपसे बने रहेंगे चीजें, ठीक है। आपको नहीं आ रहा होगा तो अभी ये डर में डरिएगा मत, क्योंकि आपको जानबूझ के ऐसे किया गया है, क्योंकि आपको एक बार में थोड़ी याद रहेगा, आप भी तो बच्चे ही हो। ये देखो, यहाँ अर्थ के रिस्पेक्ट में था, G0 एट द अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे अगर किसी हाइट पे, देखो हाइट पे हम लोगों ने निकाला था फॉर्मूला, हाइट पे निकाला था ना, यहाँ पे हाइट के लिए निकाला था, तो यहाँ पे हमने G0 को ऐसे रख दिया था, ये G0, लेकिन मैंने आपको बोला था एक्सप्लिसिटली याद रखिएगा, G0 अगर किसी प्लैनेट के लिए हम निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि अर्थ ही के जैसा सिस्टम थे, बोलेगा कि मास ऑफ द अर्थ 3 गुना है और रेडियस
ऑफ द अर्थ के आधा है, ऐसा प्लेनेट बना दिया आपके लिए। तो आप वहां पे फॉर्मूला रखिएगा, जी एट एनी हाइट, मतलब जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी एच ऑन दैट प्लैनेट इज इक्वल टू जी नॉट ऑफ दिस पी। जी नॉट क्या होता है हमेशा, एच जहां जीरो, यानी जी एट एच इज इक्वल टू जीरो, यानी सरफेस पे। समझ में आया? बाई प्लैनेट 1 प्लस एच बाई आर पी होल स्क्वायर। ठीक है, ये अर्थ के लिए बना हुआ था, आप ये प्लैनेट्स के लिए बना सकते हैं, कोई भी प्लैनेट के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो जी सर। ये चीजें रहेंगी। कहाँ गए भैया? भैया चले गए क्या? नहीं क्या? तो इसको हमने सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारे पास, और ये ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, और इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आप आंसर निकालें, इसका निकालें, कोशिश कीजिए। आपको मैंने क्या बोला, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। ये कब लगा रहे हैं, जब ऑर्बिट का ट्रांजिशन हो रहा है। किसका? सैटेलाइट का ट्रांजिशन हो रहा है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के। और इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से वहां इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस में बात करेंगे, यहाँ सैटेलाइट का ट्रांजिशन हो रहा है, कहां से, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट। लॉन्चिंग को क्या नाम देंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट से वो कहां जा रहा है, डायनेमिक ऑर्बिट में जा रहा है। तो उसका इनिशियल क्या होगा, अर्थ सरफेस होगा, और फाइनल कोई भी ऑर्बिट जिसका रेडियस कुछ होगा। समझ में सबको आ गया? यस सर। आगे सबको आ गया ना बच्चे लोग? यस सर। चलिए यही वाला कीजिए, बताइए। और कोई छोड़ के जाएगा नहीं, ये नहीं कि सर ने पूछ दिया तो सर अब भाग जाते हैं, ये बहुत हार्ड हो रहा है। कब तक भागोगे? समझ रहे हो ना? अभी आपके साथ मैं कितना आराम से हेल्प करके आपको हेल्प सब कुछ करवाऊंगा। तो भागने का मत सोचना, ठीक है? क्योंकि आप कितना कब तक करोगे, यहाँ कोशिश कर लो। अब तो क्या, यहाँ पे घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे, उससे अच्छा मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करो। अभी तक आंसर नहीं आया? आ गया एक आंसर, उज्जवल बेटा ने दिया है। देखते हैं, थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया है उज्जवल बेटा की, नहीं हुआ, देखते हैं, शायद से सही है, मुझे भी नहीं आइडिया नहीं है। देखते हैं ये चीजें, लेकिन हाँ इसी फॉर्मेट में आएगी, MGR के फॉर्मेट में आती है। किसी दूसरे बेटे का आ गया, अस्मिता बेटा ने दिया है 1/3 GM/R। हाँ ये भी लिख सकते हो बेटा, कैपिटल G कैपिटल M/R के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है हमारे पास, अगर इसी फॉर्मेट में आंसर आ तो ये मैं मार देंगे, नहीं तो अगर नहीं मैच कर रहा है तो 2 मिनट सोचेंगे, और स्मॉल जी में दे रखा है तुरंत वैसे कन्वर्ट करके आंसर बना के दे दें पेपर।
ठीक है, आंसर दोनों फॉर्मेट में लिख सकता है, दोनों सेम चीज है, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई नंबर चेंज नहीं होता है। आपको 2 को ऐसे लिखना है, 2 को ऐसे लिखने की इच्छा रखिए, श्रद्धा आपके अनुसार है, ये मैथमेटिक्स आपको श्रद्धा में हाथ देती है कि आपको किसी को 2 बोलना है तो कोई ऐसे भी बोल सकता है, नहीं तो कोई ऐसे भी बोल सकता है 4/2। दे आर रिप्रेजेंटिंग एंड डिनोटिंग द सेम नंबर, राइट। कोई को कहना है तो कोई के भी कह सकता है 2 नहीं बोल के 8/4, ठीक है, तो वो वाली चीजें होती। चलिए देखिए, कोई बात नहीं है, आपसे पहली बार कोशिश की, बहुत अच्छा सब लोगों ने किया। अब हम देखते हैं कैसे इसको शॉर्ट में बनाया जाता है, क्योंकि हमें 1/2 आ रहा है बेटा। अच्छा 1/2 आ रहा है, ठीक है शिवांगी बेटा, देखते हैं। और देखिए शॉर्ट में तुरंत करते हैं। EF क्या लिखिएगा, फाइनल वाले ऑर्बिट है उसको आप लिखिएगा ना। इसके लिए यानी आपको तुरंत क्या माइंड में आएगा, -GMM, सेम सैटेलाइट का हो रहा है, स्मॉल m, इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी यही कैपिटल M होगा, इसके लिए भी वही होगा। ये लिख देंगे आराम से, 2RF ऐसे लिख सकते हैं, माइनस टाइम माइनस ऑफ G कैपिटल M M/2RF। मानते हैं कि जो EI है वो मतलब जो ऑर्बिट था पहले वाले का वो था RI, अब दूसरे वाला का जो फाइनली जिस पे ट्रांजिशन होके गया है उसको RF मानते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से E जो होता है वो क्या होता है, -GMM/2R। तो जो फाइनल वाला है उसके साथ RF बन गया और इनिशियल वाला के साथ RI बन गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, GMM का बाहर ले आते हैं, G कैपिटल M और यहाँ पे ये प्लस में बदल जाएगा, ये बाहर ले आते हैं, इधर क्या बदल जाएगा, ये बाहर आ गया तो 1 और 2 भी बाहर आ जाएगा, 1/RI -1/RF। ठीक है सर, बस आंसर आ गया क्या, हाँ यही आ गया आंसर। अब ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, RI कितना है, 2R है, आपके पास RF कितना है, 3R है, कितना आएगा बताइए, 3 में से 2 गया 1 हो गया, 6 हो गया, 12 आ गया। इसको लेके आया कि नहीं, आया कि नहीं, अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। अभी देखो, अब लड़कियां लोग नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलती। और उस समय से देखो लड़के लोग अभी हाँ सर ना सर कर रहे, और उस समय तब देखो इसको घड़ियां। NTR। हाँ, सर और इसको आप ये चाहते हो कि हम बोले तो हम फिर बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन लड़कियां एक बार बोलना शुरू करती तो चुप नहीं होती सर। नहीं नहीं, यहाँ पे तो आंसर आप देना है ना आपको। यहाँ पे फिजिक्स पढ़ते समय फिजिक्स का आंसर क्या है, मैथ्स की ब्यूटी क्या है, इसको बातों में नहीं घुमाया जा सकता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, 5 है या 6 है, बस इसका और नहीं होगा, बीच में कुछ भी बहस करते रहेंगे, आंसर बहुत स्पेसिफिक होता है। हाँ अच्छा होगा अगर सब बोलेंगे, अच्छी बात है, कोशिश कीजिएगा। हाँ बेटा आप बोलिए, क्या बोल रहे थे, सर स्मॉल GM इंटू कैपिटल R/12 भी लिख सकते हैं हम। ये क्या बोल रहे हो, आप बताइए फिर से क्या। GM R/12। GMR/12, हाँ ये भी लिख सकते हो, ये दोनों में से कोई चलेगा। देखते हैं इसमें आंसर क्या दे रखा है, ये आप ई के फॉर्मेट में दे रखा है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया नहीं, आप क्या किए, ऊपर नीचे R मल्टीप्लाई कर दिए, और ये क्या हो गया, ये वाला वैल्यू क्या बन गया, G। और ये G जनरली याद रखिएगा सरफेस पे होता है, ये G आप जो लिख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ये G को क्या लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट क्या मान रहे हैं, किसके बराबर है, /R²। ये R होगा, तो ये R होगा, मतलब यानी प्लेनेट के सरफेस पे ये सब चीजें हो रही होंगी, ठीक है। यस सर। क्योंकि आपको मैंने यस क्या सर। बोला था कि G क्या होता है, G एक्चुअली में बुद्धू बनाने के लिए होता तो है EG, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है हर पॉइंट पे। तो अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर में हम क्या लिखते हैं, G के बारे में यानी EG के बारे में क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, तो आप बोलते हो -GM इफेक्टिव बाय R²। सर ये आपने बोला था सर, तो बोला था तो यानी यहाँ M इफेक्टिव कब, जब यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं तो पूरा मास प्लेनेट का अंदर आ गया,
और इसका आर स्मॉल आर क्या हो जाता है, कैपिटल आर बदल जाता है। ठीक है, जब हम क्या इजी एट द सरफेस ले रहे हैं तब, तो यहाँ पे ये बदल जाता है। और यही क्या होता है, ए होता है जी। इसको ऐसे बहुत सारे बुक में ये लिखते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू ईजी, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। और यही आ जाता है कि आर जो होगा क्या। ठीक है, तो इन Yes, चीजों sir. को हमेशा जागरूक sir. रहेंगे कि ये जी कैसा है, सरफेस के पास वाला जी। क्योंकि जी तो वेरी भी कर सकता है, हर पॉइंट पे अलग अलग आ सकता है। हमने देखा है, हमने एच और डी के बीच में देखा है, क्योंकि हमने हमारा ग्रेविटेशन में क्या है, संबंध हमेशा देखा जा रहा है सरफेस। आप चाहो तो इसको सेंटर ऑफ दिस स्फीयर से भी निकाल सकते हो, लेकिन आपके कोर्स ज्यादातर कोर्सेज में और क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो इसी के लिए हमने स्पेसिफिक एच के लिए निकाल लिया था और फिर डी के लिए भी निकाला था। ठीक है, तो इन चीजों का बना के चलिए। सर कल एक्स्ट्रा क्लास है, कल मेरे वाले नहीं, मेरा नहीं है, कल आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे अभी मेरे को बात कह रहे हैं कि वर्क पावर एनर्जी, मतलब ये वाला चैप्टर करवा दीजिए, वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ सर आई एम नॉट इन द ग्रुप, तो पूछा नहीं पूछा, मतलब बेटा आपने ऐसे, मतलब जैसे आपने जैसे नीट वाले ने नहीं बोला, जेई वालों ने सबसे पहले बोल रहे थे कि मुझे ये एक्स्ट्रा चैप्टर करवा दीजिए, वहां के मेरे से बोल रहे थे। तो मैं इस बेसिस पे अभी एक वीक में सोच रहा था, इस वीक में, कि सबका एक्स्ट्रा क्लासेस, क्योंकि सबके एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं, पहले जेई होगा, क्योंकि अभी जेई का पहला सेशन आ गया है कि उसमें उनका एग्जामिनेशन देना है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अब मैंडेटरी हो जाएंगे, ऑप्शनल नहीं रहेंगे। तो उस सेंस में मैं सोच रहा था कि कैसे करवाया जाए, क्योंकि ये रेगुलर क्लासेस भी चलते रहेंगे। तो एक्स्ट्रा क्लासेस में मैं सोच रहा था कि रेगुलर क्लासेस को थोड़ा सा, जब एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे तो मैं जनरली कोशिश करूंगा, मेरा पहला विजन जो रखेगा वो नीट और जेई के साथ मिला के एक बैच बना के और एक्स्ट्रा क्लास लूं, जहां पे आप दोनों भी एक साथ जानेंगे कि कैसे बाकी लोग भी काम कर रहे हैं फिजिक्स में, कितने लोग, सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। और याद रखिएगा आपको, और एक क्वेश्चंस का लेवल मैं बहुत मीडियम रखूंगा, ना कि जेई वाले फेवर हो रहे हैं, ना कि नीट वाले, क्योंकि इस मीडियम वाले से मेरे को पर्पस क्या है कि आपको बूस्ट दिया जाए। क्वेश्चन आप जब करने जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, तो आपको एक बूस्ट दिया जाए पहले, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उसके बाद आप हार्ड क्वेश्चंस भी लगाओगे अपने सब्जेक्ट, अपने फील्ड के रिस्पेक्टिवली। जो जेई वाला सेक्शन वाला है, जेई वाला टाइप का क्वेश्चंस लगाएगा पीवाईक्यू, और नीट वाला है वो नीट का पीवाईक्यू लगाएगा। ठीक है, तो एक जनरल बूस्टअप सारे बच्चों के लिए एक कॉमन चैप्टर सबके लिए बना के मैं वो स्टार्ट करूं। तो मैं ये चीज सोच रहा था कि क्योंकि आपके पास ये वर्क एनर्जी एंड पावर का जो आता है, वो वाला चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी इसको बोलते हैं, WPE, ये चैप्टर्स का भी बहुत लोग रिक्वायर मांग रहे थे। तो ये करना है कि आगे वो कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि मुझे सर मॉडर्न वाला फिजिक्स वाला भी बहुत ज्यादा अच्छा पोर्शन है, इसमें से फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इनके 3 पोर्शंस बैठते हैं। आपको पहला आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आता है, और फोटॉन्स के ऊपर कुछ बातें वहां पे होती है कि फोटोन का मोमेंटम कितना है, और ये सब चीजें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे देखी जाती है। दूसरा इफेक्ट इसका हो जाता है आपके, और इसी के ऊपर फोर्स पे भी आ जाता है कि अगर कोई लाइट किसी की अगर सरफेस पे गिर रहा है, तो ये लाइट इसके गिरने से और ये लाइट अब्सॉर्ब होने से, इस मेटल ने अगर अब्सॉर्ब कर लिया लाइट, तो एक्चुअली इसके ऊपर फोर्स सा भी एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि लाइट को आपने जब पार्टिकल नेचर माना है तो इट्स समथिंग कोलिजन। एंड कैसा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन। फोटोन आया, इस पे चिपक के रह गया, यानी वो आया, इसकी एनर्जी पूरी अब्सॉर्ब इसके अंदर हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी करने वही वाला आता है। दूसरा आपके पास आता है एक्सरे वाला, और तीसरा आता है एटॉमिक वाला, और चौथा आपके पास एक छोटा सा कह लीजिए डीके और ये सब चीजें का आता है। तो ये पोर्शंस करना है कि वही वीपी करना है कि क्या करना है, अभी 1-2 दिन मुझे दे दीजिए टाइम, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। जहां तक मुझे लग रहा है ये छोटे छोटे चीजें करते हैं, और ये वाला चैप्टर अपना सेशंस बनाए रखते हैं, क्योंकि आपको ग्रेविटेशन के बाद मैं फिर क्या पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद मैं मॉडर्न पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं आपके। तो क्लासेस को मैं इसी में मेंटेन रखता हूं, एक्स्ट्रा क्लासेस में मैं अलग अलग करवा देता हूं। सही रहेगा सबके लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये 2 चीजें पैरेलल चलते रहेंगी।
तो इसका ये वाले जो क्लासेस है ना, क्लासेस में सबसे ज्यादा जो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उनको उठाया गया। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर और ये सब सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट आते हैं। मैंने आपको काइनेमेटिक्स नहीं उठा के दी क्योंकि उसमें पढ़ना ज्यादा रहता था और क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। आपके पर्सपेक्टिव से मैं बोलूं, छोटे चैप्टर जिसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसको हमेशा देखते रहे। जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन, पहला चैप्टर छोटा है, प्रिसाइज है, बहुत ही ज्यादा लेंदी नहीं है, आपको बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले से, हर इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ सर्टेन रिलेशन है मेन स्केल और उनके सेकेंडरी स्केल के बीच में, वो कुछ रिलेशंस और यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बनाते हैं, राउंड ऑफ क्या करते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आपके किसी के डायमेंशंस निकालने के ऊपर पूछ सकता है, किसी का यूनिट पूछ सकता है, और ये सारे बहुत छोटे हैं और लेकिन अच्छा नंबर देके चले जाते हैं। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स को मैं यहाँ करवा लेता, ठीक है। और Yes, ये sir. मेन वाला, मेजर वाला, इसको ऐसे चलाते रहता हूँ। ये लंबा है ना, मॉडर्न भी देखो आप कितना लंबा टाइम लेगा। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स भी आएगी, ऑप्टिक्स में 2 पोर्शन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। सर आप ऑप्टिक्स कब तक करवा दोगे? देखो बेटा, आपको मैं बोलूं तो साथ में हम लोग जितना जल्दी होगा हम लोग कोशिश करेंगे। मैंने बीच में बहुत फास्ट भी किया था, बच्चे भाग रहे थे इन द सेंस कि उनको सच में समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर फायदा क्या होगा। कुछ ने पर्सनली फोन करके कहा कि सर आप बहुत तेज पढ़ा दिए आज, ये चीजें समझ में नहीं आई, ये नहीं आए। जब मैंने उनको समझाया तो बोलते मुझे समझ में तो आ गया सर अभी। तो मैंने बोला उस समय क्यों नहीं आया, तो सर उस समय आप ऐसे पढ़ा रहे थे। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लालच नहीं रखूंगा, जितना टाइम पीरियड में अच्छे से हो जाता उसको करूंगा। समझ में आया? यस सर। सर एक्चुअली ऑप्टिक्स बोर्ड sir. है तो हाँ मैं मानता हूँ, सारे हैं। मॉडर्न भी देखोगे तो मॉडर्न भी है, मॉडर्न के अपने चैलेंजेस हैं, फॉर्मूला ज्यादा आपको याद रहने चाहिए, लेकिन ऐसे में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसके अपने चैलेंजेस हैं, फॉर्मूलाज कम कम है, ज्यादा ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको हर समय क्वेश्चंस को उसी समय सॉल्व करके मालूम चलेगा, तो उस कारण से कभी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। सर इजी, स्मॉल और हाई वेटेज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में देखो, मैं बात करूं ना तो मैं किस टॉपिक को ज्यादा ऐसे करता हूं, देखो अगर मैं इसमें देखूं तो यूनिट्स एंड डायमेंशन को मैं लूंगा, क्योंकि देखो हमारे पास लिमिटेड टाइम है। बीच में काइनेमेटिक्स और ये सब चीजें, रोटेशन को छोड़ूंगा, वो आप थोड़ा देखते रहिएगा, कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें चीजें बहुत पढ़ाने में अगर मैं जाऊँ तो बहुत डेप्थ नॉलेज होता है। यही रोटेशन तो आपको पूरा टॉर्क यही पे सारा जगह आप देखोगे। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हो तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E हो जाता है, यही जब आप जाके मैग्नेटिक में पढ़ोगे तो टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस B हो जाएगा। और ये टॉर्क कैसे निकलता है, ये सारे प्रिंसिपल्स इसी से आते हैं। ये एक्सियल वेक्टर होता है, मैंने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत समझने में दिक्कत करते हैं कि ये सर कॉइल है, इस कॉइल पे अगर दोनों का U और B का डायरेक्शन मैच नहीं किया, यानी हमारा कॉइल है, इस कॉइल का एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं क्लोज वाले का, तो आपको बता रखा है कि इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन हो सकते, जो कि ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो अलोंग दिस वन होगा या तो अलोंग दिस वन। और फिर ये डिसाइड कैसे करते थे, तो हम लोगों ने गॉस लॉ में भी देखा था इस चीजों कि ओपन वाले का कुछ बोला नहीं जा सकता, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्लोज वाले का हम बोल सकते हैं, क्लोज वाले में कैसे बोलते हैं कि आउटवर्ड रेड जो रेडियस, आउटवर्ड रे जो आप इसको कहेंगे आउटवर्ड, नॉट रेडियस, इसको कहते हैं, एक टर्म आता है परपेंडिकुलर वेक्टर, एरियल वेक्टर, हाँ आउटवर्ड एरियल वेक्टर इसको कहते हैं। क्योंकि आप देखो क्लोज्ड वाले में क्या हो जाता है, क्लोज आपके होने के कारण अब इस सरफेस को आप रीड कर रहे हो, तो ये सरफेस का आपका 2 वेक्टर आएगा, एक होगा, सॉरी इस एरिया का डायरेक्शन 2 हो सकते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर होंगे, एक ये वाला डायरेक्शन, दूसरा ये वाला भी हो सकता है। अब इसमें देखिए आउटवर्ड और इनवर्ड करके बन जा रहा है चीज, लेकिन ओपन सरफेस में आप नहीं बोल सकते हो कि ये आउटवर्ड वाला है कि ये आउटवर्ड वाला है, नहीं बोल सकते हो जब तक ये किधर से क्लोज्ड है आपको नहीं मालूम। इसको मैंने इधर से क्लोज कर दिया, अब ये देखिए ये वाला हो गया आउटवर्ड और ये वाला हो गया इनवर्ड, लेकिन मैंने यही काम किया, उल्टा कर दिया, तो अगर मैंने इधर से क्लोज कर दिया तो इसको, तो ये देखिए ये हो गया आउटवर्ड,
और ये हो गया इनवर्ड। तो इन चीजों में कैसे वहां पे निकालते हैं एरिया वेक्टर्स और ये सारे कुछ, वहां पे आई हेल्प करता है हमें एरिया वेक्टर डिसाइड करने के लिए उस लूप का, क्योंकि लूप का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये मुझे मालूम है। हाँ, ये दो पॉसिबिलिटीज में कौन सा होगा, कैसे होगा, उसको डिस्क्राइब करते हैं। जब एरिया वेक्टर आ जाता है तो एक फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, क्या होता है आपके पास, वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट। और ये मैग्नेटिक मोमेंट अगर कोई लूप है, अगर वो म्यू हमेशा क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और बी का अगर डायरेक्शन सेम नहीं रहा तो टॉर्क हमेशा एक नॉन जीरो होगा, क्योंकि क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। तो म्यू क्रॉस बी में अगर दोनों सेम डायरेक्शन है तो साइन थीटा जीरो, साइन थीटा यानी थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है इन दोनों के बीच में, तो साइन थीटा आपके पास 0 आ गया। ठीक है, तो साइन थीटा 0 आ गया, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 हो गया, तो टॉर्क कुछ नहीं है। लेकिन आपने थोड़ा सा इसको हिला दिया तो ये कुछ ओरिएंटेशन आपने इसमें दे दी, तो फिर ये कुछ थीटा से चला गया। ये जब थीटा से गया तो ये वेक्टर भी, ए वेक्टर भी इधर चला, ये म्यू वेक्टर भी ऐसे रोटेट हो जाएगा और इसके साथ थीटा बना लेगा। अब इसका म्यू वाला ऐसा है जो कि बी के साथ बना रहा है, तो अब इसके ऊपर टॉर्क आने लगेगा। लेकिन ये कैसे रोटेट कर रहा है, कैसे ये एक्सियल वेक्टर्स बना रहे हैं, ये सारा कुछ आपको बनता है इस चैप्टर से। ये बहुत डेप्थ वाले चैप्टर, तो इनको अभी मैं छूता नहीं जनरली। लास्ट मोमेंट में इसको नहीं पढ़ाया जाता, इनको पढ़ाया जाता है पहले मोमेंट्स में। ठीक है सर आप वेक्टर कराओगे वेक्टर? हाँ, इसमें कर सकते हैं कि इस वाले में ना, छोटे वाले सेशंस में मैं वेक्टर्स ये सब करूं क्या, मैं पहला चैप्टर यही रख दूं क्या, मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स इन द फिजिक्स करके एक चैप्टर कर दूं क्या, जिसमें आपको ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव्स और ये इंटीग्रेशन कुछ चीजों के, ये सब कुछ मैं बता दूं, तो वो हेल्पफुल रहेगा। ऐसा करूं? ठीक है, तो ये मैं कर देता हूं, दोनों के लिए वैसा रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इसी के लिए यहां से स्टार्ट करता हूं ग्रेविटेशन से, जो कि मैं आपको सबसे छोटा बोलूंगा, जो आप अपने अनुसार ले लेना, वो है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आप इसके फॉर्मूलाज और ये बहुत आसानी में समझा जा सकता है, तो ये आप अपने अनुसार कर लेना। ये भी अच्छा नंबर स्कोरिंग वाले होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। इसके भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आंसर होते हैं, इफिशिएंसी ऑफ दिस मशीन, इस ये बता दो, ये वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, या ये एडियाबेटिक प्रोसेस, ये सब छोटे छोटे से आएंगे क्वेश्चंस। या आपको बता दो कि किसी में ऐसे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अच्छा आपने तीनों वेलोसिटीज बता दो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बता दो, आप इसके आरएमएस वैल्यू बता दो, वीआरएमएस बता दो, कुछ भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो अकेले बैठ के। ग्रेविटेशन थोड़ा हेल्प चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ बीच बीच में बहुत मैनिपुलेशंस होते हैं, तो ग्रेविटेशन मैंने अपने लिए रखा। फिर उसके बाद आती है आपको वेव्स, एसएचएम और वेव्स। एसएचएम वेव्स आप भी खुद से कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं रहता है। आपको जानते हो कि स्टैंडिंग वेव्स में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि कोई स्ट्रिंग है, ये वाइब्रेट कर रहा है, इसमें ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाएंगे। किसी nth हार्मोनिक में वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताओगे, फंडामेंटल ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, उसकी ये चीजें छोटी छोटी, जो कि आप एक दो क्वेश्चन खाली क्वेश्चंस लगा लोगे समझ जाओ। अच्छा, स्टैंडिंग वेव्स दो टाइप के होंगे, एक क्या होंगे, दोनों तरफ नोड बनेगा, एक जिसको कहते हैं जैसे स्ट्रिंग में हो गया, दूसरा क्या बनता है जैसे कि पाइप में हो गया, ओपन पाइप में, यहाँ पे ऐसे ओपन बनता है, ऐसा टाइप का हो सकता है, नोड एंटी नोड ऐसे टाइप के बनते हैं, दोनों एंड पे यहाँ पे नोट्स बन रहे हैं ऐसे, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे बनते जाते हैं, इसके फॉर्मूलाज ये वाले के ये लगेंगे, ये वाले के अलग लगते हैं थोड़ा सा। तो ये सारे चैप्टर जहां पे मुझे हेल्प करना पड़ता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो इंपॉर्टेंट रहता है, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट रहता है, मैग्नेटिज्म, एसी करंट, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब मैं आपको करवाते हूँ। ये जगह आपको, क्योंकि आपने भी इसको पढ़ा भी नहीं है, मतलब ढंग से मैं तो बोलूं कि एक ही बार पढ़ा होगा कहीं पे। ये 11th-12th के सेशंस तो आपने 2-3 बार हो ही गए, आपको पुराने टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा, स्कूल में भी पढ़े होंगे। तो इन चीजों को मैं ज्यादा फोकस रखता हूँ 12th वाले में से। ठीक है, तो हमारा जैसे अभी हमने ग्रेविटेशन रखा, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक
कैपेसिटर और आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ 3 तक कंप्लीट किया था, फिर मैग्नेटिज्म से आगे उठाएंगे और फिर आगे भगाते जाएंगे, ये क्लासेस में। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये चीजें आगे। अब दूसरी बात बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के अब ये पढ़ लोगे ना, अभी कोई भागेगा नहीं ना? किसी को जाना है? सर नो सर। मेरा ना प्राइम मिनिस्टर सर साहब के साथ भी मीटिंग है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, भागना पड़ेगा मुझे। सब पढ़ लो, अभी बाद में करेंगे ये सब चीज, ठीक है? और ये चीजें मैं अपना इनपुट में रख लूंगा। आपको जो नेक्स्ट चैप्टर में करवाने जाऊंगा वो यूनिट्स एंड डायमेंशन और मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन टू द मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स फॉर द फिजिसिस्ट, ऐसे करके एक चैप्टर बना दूंगा और ये दोनों को मिला के एक एक्स्ट्रा क्लासेस से पैरेलली रन करूंगा। ठीक है, ये चीज करते हैं, लेकिन अभी इसके लिए नेक्स्ट वीक से मैं ये करूंगा। ठीक है, स्केप वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट आप सोचोगे क्या हो सकती है? आपको मैं बोलूं कि अगर आप ऊपर पत्थर फेंकते हो तो एक सर्टेन हाइट के बाद जाके भी फिर वापस आती है कि नहीं? ठीक है, यस सर। अगर आप ज्यादा वेलोसिटी दोगे, सॉरी ज्यादा स्पीड दोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में ही फेंक रहे हो आप हमेशा, अगर ज्यादा स्पीड दोगे तो क्या होगा? बताओ क्या लगेगा? पत्थर क्या ऊपर ज्यादा जाएगा या पत्थर ऐसे ही थोड़ा उसी ज्यादा ऊपर हाइट जाएगा। ऊपर तक ज्यादा जाएगा? मैं बोलूं फिर वेलोसिटी और बढ़ाओ तो क्या और ऊपर जाएगा? हाँ जाएगा। और बढ़ाओ वापस और जाएगा, ऐसे जाते जाएगा और हमेशा वापस गिरता जाता है, उस पॉइंट से जाता है, टच करता है और फिर वापस आ जाता है अर्थ सरफेस। मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि कभी ये वापस ना आए, हमेशा के लिए बाहर चला जाए, कभी वापस गिरे ही ना अर्थ सरफेस में? तो आपने बोलोगे कि सर मुझे आपकी एक चीज याद आ रही है। मैंने बोला क्या? आपने बोला था कि अच्छा ये एक प्रकार से ट्रांजिशन ही तो है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप भेज तो रहे, मानते हैं दूसरा पॉइंट जहां से ये कभी वापस नहीं गया, यहां तक हाइट तक चला गया, तो उसके बाद वो मतलब इसका जनरली इंफिनिटी होता है, हाइट क्या हो गया? इंफिनिटी के पास चला गया, उसके बाद ये कभी वापस नहीं आया। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे अगर इंफिनिटी तक चले गए तो यहाँ वाला वही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, क्या इस रास्ते में इस पार्टिकल पे कोई वर्क, एक्सटर्नल वर्क हो रहा है क्या? कोई रॉकेट ले जा रहा है या कुछ ले जा रहा है, या अपने अंदर के वेलोसिटी के कारण, स्पीड के कारण ये आगे ऊपर तक जा रहा है? क्या हो रहा है इसके साथ? क्या हो रहा है बताओ? क्या अपने स्पीड के कारण आपने बस फेंक के छोड़ दिया ना? यस सर। आपने तो एक्सटर्नल वर्क करना था तो कहाँ पे किया? उसके वेलोसिटी देने में की, बस उसको आपने वर्क किया। उसमें वर्क क्या कहते हैं? एक मिनट, सॉरी, आपने एक मिनट भैया, हाँ आपने बोला कि वर्क तो किया भैया, वर्क नेटवर्क, इसके ऊपर पार्टिकल के ऊपर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अभी तक ये रुकी हुई थी बॉल, अचानक से आपने इसको स्पीड दे दी, तो आपने एक्सटर्नल वर्क ने क्या किया? यहीं पे वर्क किया, इसी छोटे से डेल्टा टाइम में, एकदम छोटे से टाइम में, इसी टाइम में इसने पूरी स्पीड दे दी इसको, और उसके बाद छोड़ दिया। जहां से उठा, मानते हैं जहां से वो उठा उसके बाद से यहां तक कोई भी एक्सटर्नल कभी भी बीच में एजेंट काम इसके ऊपर नहीं किया। ठीक है, ये क्या किया? एक्सटर्नल वर्क ने, यानी आपके हाथ ने उसको स्पीड तो दी है, लेकिन कहां पे दिया? इसी पॉइंट पे दे दिया है, इसी पॉइंट पे आपने वर्क करके खत्म कर दिया सब कुछ। उसके बाद एक्सटर्नल एजेंट कभी भी इसके ऊपर ना फोर्स लगाता है ना कुछ लगाता है, वो अपने फील्ड के फोर्स के इफेक्ट में ही सिर्फ मूव करते रहता है ये चीज मानोगे? यस सर। तो ठीक है, तो यानी रास्ते भर में जब ए पॉइंट से ये बी तक जाता है, ये बी तक जा रहा है, ठीक है, तो ए पे आपने, ए से बी के बीच में कोई भी इसने एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क नहीं किया है, तो डब्ल्यू नेट कितना होता है बेटा? ये होता है कि नहीं? तो ये हमारा जीरो है कि नहीं? सॉरी, डब्ल्यू नेट बोल रहा हूं, डब्ल्यू एक्सटर्नल, सॉरी, डब्ल्यू कंजर्वेटिव क्या होता है? माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा। और यू, डेल्टा यू क्या होता है? एम डेल्टा। ये चीजें मैंने आपको 3 चीज बोली थी, हमेशा याद रखें। फिर उसके बाद आप एक्सटर्नल से यहाँ पे बोलते हो कि ये तो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पहले फोर्स तो लगा है, इस पॉइंट ए से और बी के बीच में एक्सटर्नल कोई फोर्स है ही नहीं, तो फोर्स है ही नहीं तो वर्क कहाँ से होगा? एक्सटर्नल फोर्स वर्क कहाँ से करेगा? तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जीरो है, यानी यहाँ पे डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू है।
यानी सर यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं डेल्टा को, ये निगेटिव साइन को लॉस से अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो ये कहूंगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और सेम चीज उल्टा मैं अगर बोलना चाहूं तो ये भी बोल सकता हूं कि एक्चुअली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और यही केस यहां हो, इस पाथ के दौरान ए से बी के बीच में ट्रांजिशन जो हो रहा है इसमें क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इस पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इस दौरान खत्म हो जाता है, लेकिन वो क्या लॉस होता है, किसके बराबर होता है, ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल का। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी यानी ऑफ द पार्टिकल इज कैन बी रिटन एज m into डेल्टा v। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। Yes, sir. या यहाँ पे अगर चाहें तो स्फीयर और पॉइंट मासेस में हम चाहें तो इसका डायरेक्टली भी देखते रहते हैं ना। अच्छा डेल्टा v से भी करवा सकता हूं, कोई नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास कितना, अगर आपने कंडीशन क्या लगाया कि ये वापस ना जाए या h इंफिनिटी तक चला जाए, तो h इंफिनिटी पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0। इस 0 होगा इस पार्टिकल की जो उठ के ए से बी तक आ रहा है, और बी कैसा पॉइंट है, इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी पे अगर कोई पार्टिकल होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। ठीक, यहाँ पे कितना, तो आप बोलोगे m इंटू वी। ठीक है, m इंटू डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा u क्या होगा, m इंटू वी, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस g कैपिटल M बाय कैपिटल R। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे a पे ये हो गया u एट a। तो आपने निकाल लिया डेल्टा ये, यानी ये डेल्टा यानी लॉस इन, सॉरी गेन इन दिस वन, क्योंकि अब देखो uf माइनस यू आई, तो uf माइनस यू आई आप लिखोगे, ये डेल्टा u होगा, और uf क्या होगा आपका यहाँ इस केस में, तो ub बनेगा माइनस ua। इसको आप लिखोगे तो 0 माइनस ua कितना है, माइनस gmm बाय कैपिटल R। तो इसको आप अगर लिखोगे तो हो जाएगा gmm बाय R। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे h इंफिनिटी पे आता है, तो इस पार्टिकल की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए मिनिमम। अगर मान लेते कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती, तो ये तो और अच्छे से तेजी से जाते जाता है, इन्फिनाइट की ओर बढ़ते रहता है, और ये फील्ड के आउट ऑफ फील्ड आ चुका है, क्योंकि हम मानते हैं कि इन्फिनाइट के आगे फील्ड, ये कोई भी पार्टिकल अपना फील्ड क्रिएट कर ही नहीं सकता, इस स्पेस के पोर्शन में ही फील्ड क्रिएट होता है। इन्फिनाइट के बाहर वाले पॉइंट तो एक प्रकार से क्या हो गए, आउट ऑफ द स्पेस हो गए, तो वो आउट ऑफ फील्ड चला गया हमेशा के लिए। समझ में आया। तो वो हमेशा स्पीड क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी 0 से ज्यादा होती है तो वो हमेशा क्या करते रहेगा, जाते रहेगा। तो कम से कम मुझे यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 तो होना चाहिए कि कम से कम वहां पहुंच गया। जैसे ही वो आउट ऑफ फील्ड हो गया तो वो फील्ड के अंदर कभी जाएगा ही। ये चीजें तभी होती थी जब पार्टिकल यहां तक गया, फील्ड के किसी पॉइंट तक जाता था, फिर वापस आ जाता था। समझ में आया। यस सर। तो यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये लिखाएगी। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम आ जाएगी, तो यहाँ पे आप लिखोगे डेल्टा की विच इज इक्वल टू माइनस टाइम m इंटू डेल्टा वी, दैट इज इक्वल टू, हम लोग लिख देते हैं ये, इसको माइनस को इधर ही रखते हैं, तो डेल्टा u हमने ये निकाल रखा है, तो ये हो गया कैपिटल gmm बाय r। ये चीज कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब बताओ ना यहाँ पे डेल्टा के को क्या लिखेंगे, क्या इसको लिख सकते हैं हाफ m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। और इसको यहां से Yes. कंपेयर करते हैं, ये चीज स्मॉल स्मॉल m कट गया कि नहीं, ये चीज आई। माइनस नहीं होगा इसके साथ। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, भूल जाते हैं मास्टर साहब का। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। फिर यहाँ पे अब मैं लिखूं हाफ, अंदर में माइनस ले जाता हूं, वी आई होल स्क्वायर माइनस वी एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर। इस 2 को भी इधर ले जाता हूं, 2 आ गया। अब देखिए फाइनली क्या होगा वेलोसिटी यहाँ पे पार्टिकल की, मिनिमम केसेस में अगर मैं नाप रहा हूं
क्या होगा, 0 होगा कि नहीं? अरे वी एफ फाइनल, एफ क्या है, बी है ना यहाँ पे, फाइनल पॉइंट क्या है, तो बी है, तो यू एट बी, यानी इसको लिखेंगे यू एट ए, सॉरी बोल, वी एट ए होल स्क्वायर माइनस वी एट बी होल स्क्वायर, यही तो लिखेंगे इसको। Yes, sir. और यहाँ पे वीबी क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम जब केस देख रहे हैं तो यहाँ पे वीबी 0 होना चाहिए, तो वी ए क्या होना चाहिए, हाँ, तो वी ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2gmm बाई आर, और वी अगर मैं बोलूं ए तो ये हो जाएगा। ये कैसी वेलोसिटी है, ये मिनिमम वेलोसिटी, इससे आप ज्यादा दे सकते हो, इससे अगर आप ज्यादा दोगे तो क्या होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बची रह जाएगी, और ये चीजें और तेजी से वहां पे इंफिनाइट पे जाके सिर्फ रुकेगी नहीं, वहां पे ऐसे क्या होगा, जैसे समझो कि एक समझ लो कि ऐसा बंदा है जो यहां से गया 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 इंफिनाइट पे जस्ट बचा हुआ था कि यहाँ पे जस्ट फील्ड के बाहर जाके खड़ा हो गया। अब क्योंकि वो फील्ड के अंदर है ही नहीं, फील्ड के अंदर है ही नहीं, तो फील्ड फोर्स लगाएगा ही नहीं उसके ऊपर, तो वो चीज क्या हो जाएगी, वहां पे जाके वो रुक गई, तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही बनी रह जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहेगा हमेशा, है कि नहीं, क्योंकि वो फील्ड के बाहर चली गई, तो फील्ड के बाहर गई तो फोर्स कब कर लग आ सकता है क्या, कोई फील्ड के बाहर चला गया तो No, sir. नो सर। तो वो वहां पे जाके जैसे ही गई बस बच गई, लेकिन वापस नहीं आई। अगर आप यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी बच जाती तो क्या होता है, यहाँ पे इसके बाद फोर्स तब भी 0 हो जाता, तो फोर्स 0 हो जाता तो उस समय क्या होता है, उस समय होता है कि जैसी वेलोसिटी के साथ चल रही है उसी के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती रहती। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया आपके पास, ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, ये देखो यहाँ से फेंका और यहाँ, हाँ, अब ये चला गया बाहर चला गया। अब देखो कब आ रहा है क्या वापस, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, नहीं आया, अरे नहीं आओगे, नहीं आया ही नहीं, जा चला गया। समझ गए? तो escape velocity is the minimum velocity required by the body to be projected with to overcome the gravitational pull of the earth या कोई planet। तो ये चीज फिर आज planet के लिए होगा, जो कि वीपी लिखेंगे वो कैसा होगा, अगर सॉरी इसको वीसी बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी है, जो भी escape वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं, और किसी प्लैनेट को भी अब हम ऐसे बोल सकते हैं √2gm बाय कैपिटल आर। आर क्या होगा, इस प्लैनेट का रेडियस, और ये एम भी ऐसे लिखे, ठीक है। Yes, sir. इसी से मैच करता हुआ थोड़ा सा लिखिएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी आता है, लेकिन उसमें बच के रहिएगा, उसमें क्या बच के रहिएगा, वो होता है √gm बाय स्मॉल आर। ठीक है, दिखते दिखते बिल्कुल सही लगता है, और लेकिन थोड़ा सा दोनों जहरीला है। थोड़ा सा मिस्टेक सारा कुछ खा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब एस्केप वेलोसिटी से अगर देते हैं तो ये हमेशा देखिए, ये पहले ऊपर हाइट तक जाती है फिर वापस, और जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था उसके अपोजिट में आ जाती है, यानी जिस स्पीड से फेंका था उसी स्पीड से आके गिरती भी। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि थोड़ा सा इस पर ज्यादा वेलोसिटी दी, और ये देखिए चला गया सिस्टम, देखो जाते जा रहा है, और ये हाइट तक गया, और फिर उसके बाद कभी वापस नहीं आता, और इन्फिनाइट तक चला जाता है। ये हाइट क्या बन जाती है, इन्फिनाइट बन जाती है। ठीक है, तो वो जब जाके आता है और ये निकल के आता है, तो v ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू को लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख रहे हैं, यानी द मिनिमम वैल्यू विल बी, जिसको हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इस चीज को समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, आप इसके लिए फॉर्मूला जो लिख रहे हैं ये होगा, यहाँ P लगा दीजिएगा, और ये RP हो जाएगा, और ये UC एट एनी प्लैनेट होगा। समझ में आ गया सबको? Yes. अब Yes, दिखाओ, sir. मैं दिखाता हूँ इसके मैग्नीट्यूड्स और ये चीजों के बारे में। अर्थ के लिए आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑलवेज रिमेम्बर। ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बोलूंगा, ये सब छोड़ दीजिए। क्या 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 बेटा?
तो बाकी प्लेनेट्स के लिए अलग अलग आती है। देख टैली नहीं, आपको देखो अब मैं आपको बना रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इस चीज का मैं सोल्यूशन अभी देता हूँ। अभी आएगा ये वाला क्वेश्चन, छोड़ दीजिएगा और ये इसके आगे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम एक काम करते हैं। क्या काम करना है सर? PYQ में चलते हैं। चलिए सर, मोस्ट वेलकम। PYQ सेक्टर में कहाँ जाएंगे सर? ये वाला सेक्टर जाते हैं। हाँ, कहाँ गए सर? हाँ, ये रहा। एस्केप वेलोसिटी वाला है क्या कोई? हाँ, एस्केप वेलोसिटी वाला है। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ, इसको VE लिख रहा है, टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, इसको VP बोल रहा है, हुज रेडियस एंड द मीन डेंसिटी आर ट्वाइस एज दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि एस्केप वेलोसिटी सिर्फ अर्थ के केस में होता, वो अर्थ के केस में था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में था एस्केप वेलोसिटी। सारे प्लेनेट के लिए अलग अलग निकलेगा, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा। समझ में आया? Yes, escape sir. velocity is equal to, हाँ, escape velocity is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं होता, ये कहते हैं escape velocity of a particle on the surface of the earth. So escape velocity for a particle which is on the surface of the earth is 11.2 kilometer per second. Now, does it depends upon the mass of the planet? Yes. So if we will change the different planet, this will change automatically. So the escape velocity of any particle at that point will change. It will not be equal to 11.2. And this is the reason why कि जब मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कारण अगर आपकी किसी जैसे आपके मॉलिक्यूल्स के भी स्पीड होते कि नहीं, वेलोसिटीज होती कि नहीं, जिसके बारे में आप पढ़ते, अगर वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तो क्या वो होल्ड कर पाएगा अपने एटमॉस्फेयर को? तो क्या कहते हैं, उसके पास एटमॉस्फेयर रहता ही नहीं है बहुत सारे प्लैनेट के पास, क्योंकि वो ग्रिप है ही नहीं। अगर आपने मॉलिक्यूल की स्पीड, और मॉलिक्यूल की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है? गैसियस मॉलिक्यूल की, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर मान लेते सन से गर्मी आई, टेम्परेचर बढ़ गया, उसके बाद क्या होगी? उसकी VRMS और सारा कुछ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और सब कुछ देख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल देखते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वो स्पीड होगी। तो अगर वो स्पीड एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तो वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एस्केप हो जाएंगे कि नहीं, आउट ऑफ द फील्ड ऑफ द मून चले जाएंगे कि नहीं, अगर मून का केस देखते हैं तो वहां से धीरे धीरे क्या होगा? एटमॉस्फेयर डिसअपियर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। सबको आ गया ना? तो ये क्वेश्चंस आपने देखे गए सारे, ट्राई कीजिएगा। एक दो क्वेश्चंस देखता हूं इसमें कैसे करवा दूं जो अभी बहुत सिंपल से होंगे, और मतलब जैसे with what velocity projected becomes, हाँ ये वाला क्वेश्चन चलिए करते, ये वाला देखिए। with what velocity should a particle be projected so that its height become equal to the radius of the earth? height become radius, अच्छा पता नहीं, ये वाला उस मेरा वाला क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, मुझे उस क्वेश्चन में करना है जो आपने पूछा है, for a planet having mass equal to the, हाँ ये वाला 45 देखिए, 45 आपने जो पूछा उससे मैच कर। For a planet having a mass equal to the mass of the earth but radius is 1/4 of the radius of the earth, the escape velocity for this planet, जल्दी बताइए इसका कैसे फॉर्मूला लगा के कीजिए। बिल्कुल फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या रखिएगा? ये चीज सर, एस्केप वेलोसिटी आप बोले हैं ना? मैंने बोला हाँ, बोला तो है आपको। तो VE ऐसे लिखिए, जल्दी लिखिए सर, √2gm ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट। सर ये क्या होगा? √2g मास ऑफ क्या, रेडियस इक्वल टू द मास, इसका प्लैनेट MP इज इक्वल टू ME है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और RP क्या है? 1/4 ऑफ द अर्थ है ना, तो ये लिखिए जल्दी सर, लिखिए। हाँ मैं लिख रहा हूँ भैया, बट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 1/4 ऑफ द, अच्छा 1/4 ऑफ दिस वन, तो RE 1/4 ऊपर चला जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, अंडर रूट में लिखे रखिए सर, मैंने बोला लिख लेता हूँ। फिर ये देखिए सर, इसका तो वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है क्या, तो 2, इसको 4 को अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालूं तो लिख सकता हूँ 2 और 2gme
बाई आर ई, इसका तो मैंने निकाल रखा है, कितना है 11.2 है कि नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा 22.4 हो जाएगा कि नहीं किलोमीटर Yes, पर sir. सेकेंड। तो क्या आंसर यही आएगा कि ये बी आना चाहिए कि नहीं? Yes, आज sir. देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी तुम लोग के सामने, सर ने रॉन्ग निकाल दिया, ए छी सर गंदे। अरे भैया टीचर भी रॉन्ग निकाल सकते हैं, कितना नंबर था पहले? क्वेश्चन नंबर 45। 45 का क्या आ रहा है? बी। हम लोग का क्या आया था देखो, सबको दिखा क्या? यस सर। 45 का बी आ रहा है। ठीक है, देखते हैं हमारा 45 का क्या आया है, बी आया है। ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes, स्केप sir. वेलोसिटी प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करती है कि वहां से कैसे वो उसके सरफेस से कोई चीज को ऐसा वेलोसिटी दे दो, आप कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगा रहे हो, सिर्फ वेलोसिटी दे दो जो रेडियली आउटवर्ड होंगे डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में बस वेलोसिटी दे दो, और ऐसा दो कि वो फील्ड के बाहर चला जाए, इस सोर्स मास के फील्ड के बाहर चला जाए। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे सारे? अब यही सारे क्वेश्चन है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ मास m इज गिवन बाय, अब ये बताओ, यहां पे क्वेश्चन बताओ, ये तो सीधे पूछा गया है, 46 का बताओ। Option B. ऑप्शन बी देखते हैं, कंप्यूटर जी 46 का बी लॉक किया जाए। डी और किसका आया है? बी जतिन का भी आया है, सबका बी बोल रहे हैं। क्या 46 का बी है? हाँ जी हाँ, 46 का भी बी आया है। कांग्रेचुलेशन। देखा, समझ में आया ना? मैंने इसमें पता है घुमाने की क्या बात बोली, उसमें बोला कि मैं पार्टिकल 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 हमेशा बोलते रहता हूँ, वो बोल रहा है स्फीयर ऑफ मास m, बात वही हो गया ना भैया, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर ऑफ मास m, यही तो हम बोल रहे हैं, स्मॉल m, छोटा सा स्फीयर होगा, इसका रेडियस क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट होगा अर्थ के रेडियस के सामने, इसी को तो पार्टिकल बोलते हैं, इसी को तो पार्टिकल बोल रहे। तो एक पार्टिकल, ये पार्टिकल स्मॉल m का, इसका क्या है एस्केप वेलोसिटी क्या होगा? तो ये भैया होगा, अर्थ के अगर रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये मास ऑफ द अर्थ है, और ये है तो फॉर्मूला लग जाएगा सर कि √2g मास ऑफ द प्लेनेट बाई आर ऑफ द प्लेनेट। ये आर कैपिटल आर होता है, ये रेडियस ऑफ द प्लेनेट होता है। ये फिनोमिनन हमेशा क्या होता है? सरफेस से पार्टिकल बाहर की ओर, इन्फिनाइट की ओर फेंका जाता है। चीजें क्लियर हो गई सबको? चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला तो एक दो क्वेश्चन हैं जो जेई वाले बच्चों के लिए होते हैं, ये सब मतलब आप ट्राई भी करना चाहोगे तो कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन का आप फोटो ले लो, ठीक है, इसको आप ट्राई करना चाहोगे तो कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। और इन चीजों का देखते रहना, इन चीजों का बेनिफिट उठाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको √2 वाला फॉर्मूला में लास्ट में आ रहा था GME/RE 2 × 4 ऐसे करके आ रहा था, आपको मन कर रहा होगा कि सर इसका वैल्यू डाल देते हैं, ये इसका जी का जो भी वैल्यू आता है, इसका जो भी वैल्यू आएगा सब 60 सब डाल देते हैं। ये नहीं करना है, स्मार्ट वर्क, ये चीज हमने पहले ही निकाल रखी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √11, ये मानते इसको ऐसे अलग कर दे, GME/R इंटू √4, ऐसे भी लिख सकते इस पूरे को, इस पूरे को ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ कैसे सर? तो भैया सर आपने ही तो बोला है a × b की पावर n है, तो इसको लिख सकते a की पावर n b की पावर n। तो यहाँ क्या है? ये वाला प्रोडक्ट की पावर हाफ है, यहाँ n क्या है? हाफ है, तो लिख दिया, ये चीज ऐसे अलग अलग कर दी। और ये वाला का मुझे मालूम है वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसका फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया? ये चतुराई होती रहती है ग्रेविटेशन, ठीक है? Yes, sir. यस सर। ये वाला क्वेश्चन आपका, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट
अराउंड द अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी। नाउ एक और चीज, ये वाला क्वेश्चन आपको करवाने से पहले इधर एक चीज दिखा देता हूँ। हाँ ये वाला, अच्छा इसमें नहीं है, इसमें नहीं। मैं बोलूं कि सिर्फ सरफेस से ही मुझे एस्केप वेलोसिटी चाहिए होगी, मैं बोलूं किसी हाइट से, अगर यहां से हाइट से अगर मैं बात करूं, इस हाइट से भी अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल रखा हुआ था यहाँ पे, यानी जैसे मान लीजिए सैटेलाइट पे, जो सैटेलाइट क्या है, एक ऑर्बिट पे नाच रही है जो आर है, इस ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल आर है। अब यहां से मैं फेंकता हूं बाहर की ओर, तो यहां से एस्केप वेलोसिटी एट दिस हाइट होगी। हालांकि ये मेंस में ज्यादा क्वेश्चन, ये आपके लिए नीट में ज्यादा इससे ऐसे नहीं आते हैं, मेनली आपको ग्राउंड से ही फेंका जाता है। लेकिन इस चीजों का भी आप देख लीजिए, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, जहां जैसे इस क्वेश्चन में कि इन अ सर्कुलर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद अ स्पीड इक्वल टू द half of the magnitude of the escape velocity from the earth, determine the height of the, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो उसमें ये मॉडिफिकेशन हो सकता है, GME डिवाइडेड बाई वहां से जो होता है वहां पे फिर R आ जाता है आपके पास। ठीक है, इस चीजों को मैं आपको छोड़ ही दो, इसको फॉर्मूला को छोड़ दिए, जेई में निकला आता है, ये आपको लॉन्च जो होगा ये यहाँ सरफेस से ही होगा। ठीक है, तो आप देखोगे ना यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा होगा तो मुझे बताना, ठीक है, तब मैं इसका प्रूफ करवा दूंगा। ठीक है, आप ये चीज चलो आपके लिए भी सही रहेगा, आप कोशिश करोगे तभी तो मालूम चलेगा। तो आप ये क्वेश्चंस देखोगे और फिर बताओगे कि नहीं मेरे को ये वाला क्वेश्चन आप लोग में दे रखा है कि नहीं। ठीक है, ये सारे चीजें देख के बता देना मुझे कि अगर कोई ऐसे बीच बीच में टॉपिक्स है ना जो कि नीट वालों के लिए मैं बीच में छुड़वा देता हूँ क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते, लेकिन कभी आ जाते हैं, आपको समझना है तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद अ स्पीड हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ, डिटरमाइन द हाइट, दिस वन। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कैसी बात है, निकाल लोगे कि नहीं। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ से, इसको डॉट डॉट बनाते हैं, अगर कोई सैटेलाइट एक ऑर्बिट पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, इसका इस सेंस में अगर देखें तो ये क्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, तो ये बताइए इसकी स्पीड क्या होती है, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, ये लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना। अब ये लिख सकता हूं तो यहां से बताइए ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, क्या रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेडियस ऑफ द अर्थ और प्लस एच, ये एच क्या है, सरफेस से यहां तक का डिस्टेंस, और ये हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ यहां से यहां तक का। लिख सकता हूं कि नहीं, यस सर। अगर इसको लिख सकता हूं तो फिर इसको आगे फर्दर मॉडिफाई कर देता हूं, GME RE है यहाँ पे, नीचे नीचे आपको RE ले आते हैं, RE होल स्क्वायर इंटू RE होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE प्लस H, ये लिख सकता हूं कि नहीं, इसमें किसी को दिक्कत, इसी को मैंने नीचे वाले पैसे लिखा, लिख सकता हूं कि नहीं। यस सर। अब यहाँ पे मैं ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, अच्छा सर, ये एक दिक्कत मैंने कर दिया, यहाँ RE स्क्वायर से नहीं, सिर्फ RE से मल्टीप्लाई कीजिए, आप RE स्क्वायर से नहीं मल्टीप्लाई कीजिए, RE से सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, RE स्क्वायर से तब मल्टीप्लाई करते हैं जब वहां पे G चाहिए होता है, स्मॉल g चाहिए होता है, मुझे स्केप वेलोसिटी बना रहा हूँ, स्केप वेलोसिटी बनाने के लिए मुझे फॉर्मूला बस मैच कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ये देखिए ये फॉर्मूलाज क्या हो जाएगा, √2GME बाई RE, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑफ अर्थ। आ गया कि नहीं समझ में, तो ये चीजों को क्या बना देंगे, v, इसको बोल देंगे आप पूरा, चलिए लिखते नहीं तो बीच में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और इधर मैं लिख देता हूं √RE
और यहाँ पे स्क्वायर कैसे कर दिया मैंने, यहाँ स्क्वायर कैसे कर दिया मैंने, यहाँ आर ई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, हाँ सिंपल सी बात है, यहाँ स्क्वायर थोड़ी होगा, आर ई बाई आर ई प्लस एच, ये लिख सकता हूँ यहाँ से, सर ठीक है। 2 होगा नीचे, मल्टीप्लाई में 2। अच्छा अच्छा अच्छा, वो 2a वाला था, ये स्क्वायर नहीं था, ये 2 इधर वाला था, ये इधर ऊपर नीचे किया था, ठीक है सही, ठीक है। तो ये आपके पास वी नॉट वी ई स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट आर ई प्लस, ये वाला फॉर्मूला तुरंत आपके पास याद मत रखना, तुरंत आ जाएगा करने में, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूलाज रखते जाना है कि यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है स्केप वेलोसिटी और इसकी कैसी है, विद द स्पीड इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केप वेलोसिटी, यानी यहाँ पे दे रखा है वी नॉट क्या है, वी बाई 2 है, वी बाई 2 है, ठीक है। आंसर यहां से दिख गया आपको, आंसर दिखा नहीं दिखा, अरे भैया यहाँ पे देखो, ये तो रिलेशन नेचुरल रिलेशन है, ये तो हमेशा होगा, इसमें कोई हमने चीज माना है क्या, यहाँ पे तुम नेचुरल वे में स्टार्ट किए, वी नॉट का जो कह रहे थे कि कोई भी सैटेलाइट अगर इस ऑर्बिट पे घूम रही होगी जिसका रेडियस स्मॉल आर होगा, तो सिंपल सी बात है उसको हम ऐसे लिखेंगे, स्मॉल आर को तुरंत हमने बांट दिया, आर ई प्लस एच लिखेंगे, लिख सकते सबके लिए लिख सकते हैं इन जेनरिक, फिर इसके ऊपर मॉडिफिकेशन करके ये निकाल के लाया, तो ये तो रिलेशन हमेशा बना रहेगा वी और वीई के बीच में, ये वाला हमेशा रिलेशन बना रहेगा। इस केस में स्पेसिफिक क्या बताया गया है कि ये क्या है, ये वी नॉट वीई बाई 2 है, यानी ये पूरा वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है, ये हाफ है कि नहीं, इसको ऐसे देखिए, वी इंटू हाफ, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में हमें मालूम चला, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहां पे हम संबंध जानते हैं, तो क्या इसको मैं बोलूंगा कि नहीं ये हाफ है, बोलूंगा कि नहीं, Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, आर ई टू आर ई प्लस एच इंटू 1/4, ये समझ में आया ना, अंडर रूट था, इसको होल स्क्वायर करके कर दिया, 1/4 बन गया, इससे सॉल्व करते गए, आर ई आएगा 2 टाइम्स आर ई प्लस एच, यानी एच इज इक्वल टू आर ई के बराबर आएगा, यानी हाइट होगा हमारा 6400 किलोमीटर, समझ में आ गया। Yes, sir. इसमें क्या बोलना चाह रहा है, देखो बच्चों, ये कह रहा है ना कि अर्थ के एक सैटेलाइट है जो कि h डिस्टेंस दूर पे सरफेस से वो वहां पे ऑर्बिट कर रहा है, हमने देखा कि जो ऑर्बिट पे उसकी जो स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड, वो एक्चुअली क्या है कि वो हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी है, यानी जो अगर मैं यहां इसी प्लेनेट पे इस पार्टिकल को, कोई एक पार्टिकल होता है m0 का, अगर मैं ये स्पीड दे दूं वी, तो ये हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा, द मिनिमम वेलोसिटी दैट इज रिक्वायर्ड, जिसको वी बोल रहा हूं, ये होता है, और यहाँ पे जो नाच रहा है वो v0 है, ये संबंध मैंने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि ये ऐसा होता है, ये संबंध ये बताता है बाय डेफिनेशन हमेशा ऐसा ही होगा, कहा गया यार, ये हमेशा ऐसे ही होता है, ये चीज तो हमने डिराइव की अभी, ये हमेशा हर चीज के लिए फॉलो होगा, ये कोई दूसरे पे जाके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे जो कुछ वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की, स्मॉल m की, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, वो फिर यहाँ पे कैसे बदल जाएगी, वो ये हो जाएगी वी अंडर रूट आर ई प्लस 2 आर ई प्लस एच। अब देखेंगे कौन सा कितना h है इसका, यहाँ से यहाँ तक वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर ई मालूम है, सब कुछ मालूम है, ये वैल्यू आ जाएगा, जब उस केस में बोल देंगे कि वी नॉट इज इक्वल टू, जैसे एक एग्जांपल के लिए वी बाई 3 है, समझ में आ गया कि हमने वो चेक करके देखा कि इस हाइट पे एक्चुअली वी नॉट क्या होगा, स्केप वेलोसिटी का 1/3 है, हाँ, लेकिन कभी भी किसी ऑर्बिट पे ये वाला वैल्यू कभी भी देखो वी नहीं आ सकता है, देखो यहाँ पे इवन आप कहीं पे भी रख लो, एच का कोई भी वैल्यू रख लो, इसके बराबर नहीं आएगा, क्योंकि अगर बराबर आएगा तो वो चीजें क्या हो जाएगी, सिस्टम के बाहर चली जाएगी, समझ में आया।
Yes, sir. तो ये चीजें आपके ऊपर क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चंस आप देख लेना। इफ अ सैटेलाइट इज सडनली स्टॉप्ड, मैं पढ़ देता हूँ। If a satellite is stopped suddenly in this orbit and allowed to fall onto the earth, find the speed of at which it will hit the ground. इसमें बताओ, यहाँ पे अचानक से इसकी वेलोसिटी रोक दी जाती है, तो ऑफ कोर्स अगर मैं इस जगह पे वेलोसिटी, अगर ऑर्बिटर वेलोसिटी से अगर ये नाचे ही ना कम ना ज्यादा, एक सर्टेन वेलोसिटी है, स्पीड है, इस स्पीड से इसको इस ऑर्बिट में बने रहना है तो नाचना पड़ेगा इस स्पीड से। अगर इसको मैंने ये क्या कर दिया, ये बंद कर दिया, यानी वेलोसिटी क्या कर दिया मैंने, अचानक से रोक दिया इस सैटेलाइट को, ये क्या होगा। अगर मैंने मान लेते हैं कि v0 इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल स्पीड है इसकी, किसकी, सैटेलाइट की, अगर मैंने अचानक से जाके इसको थोड़ा सा कम कर दिया, ये क्या होगा, ये पता है, ये प्रांत अपने आप को ट्रांजिशन करके छोटे पे आ जाएगा, फिर इस पे नाचने लगे, क्योंकि उस पे करने के लिए इसको चाहिए भैया, यही चाहिए स्पीड जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। ये आर का फंक्शन होता है। अगर आपने वी को चेंज किया है तो आर को अपने आप को रीएडजस्ट कीजिए। समझ में आ गया। अब मान लेते कि हमने इसको पूरा 0 कर दिया, तो कैसे अब होगा, फ्री फॉल होगा कि नहीं। Yes, sir. और वो फ्री फॉल होगा तो उससे क्या होगा, उसके यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो यहाँ पे, यहाँ जो होगी, जो गेन इन पोटेंशियल होगी, सॉरी ये लॉस इन पोटेंशियल जो होगी वो हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया। तो उसको हाफ mv² रख के v² से आप कर दीजिएगा, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे इस पॉइंट पे v क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ vf रख दीजिएगा और इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। समझ में आया। इसको समझ में आ गया सबको कैसे करना है। यस सर। ठीक है। क्वेश्चंस के अप्रोच में बताते जा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चंस के अप्रोच में बताते जा रहा हूं। अब देखिए, किसी हाइट पे आपको ले जाके, सरफेस से आप किसी हाइट तक ले जाते हो, तो आपको पहला याद रखना है कि आपको होता क्या होगा। इस सैटेलाइट को यहाँ से, सरफेस से अगर आप किसी ऑर्बिट में इसको चाहते हो कि ये आपके अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करे, तो आपको क्या करते हो, सबसे पहले क्या देते हो, इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोगे कि नहीं। पॉइंट ए से बी तक आप लेके जाओगे, मानते हैं यहाँ पे वेलोसिटी भी समथिंग थी और यहाँ पे भी 0 है, आप एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से, रॉकेट के फोर्सेस को ऊपर ले जाते हो और यहाँ पे जाके क्या कर देते हो, ऐसे रख देते हो, ऑर्बिट पे ले जाके रख देते हो। जैसे ही ऑर्बिट पे रखोगे तो ये स्टेबल नहीं होगा, तो इसके बाद क्या करते हो, ऑर्बिट पे ले जाके यहाँ पे थोड़े देर के लिए रखते हो, जस्ट 2 सेकेंड में, उसी टाइम में तुरंत एक वेलोसिटी दे देते हो v0। अब बताओ ये क्या आप गिरेगा, ये क्या नाचना स्टार्ट कर देगा कि नहीं इसके चारों तरफ। Yes, sir. Yes, तो sir. इससे क्या होता है, इसको कहते हैं लॉन्चिंग सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट को पहले क्या किया जाता है, यहां से रॉकेट से उठा के इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज की जाती है और इस सर्टेन पोजीशन तक ले जाता है। और इस हाइट से आप क्या कर देते हो, इस हाइट से रेडियस के परपेंडिकुलर, ये स्मॉल आर, इस स्मॉल आर के परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी दे देते हो जिसको कहते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी। और जब दे दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, सर्कुलर ऑर्बिट पे नाचना लगते हैं। समझ में आ गया। Yes, sir. तो यही Yes, हो sir. जाती है। और यहाँ पे इसके जो स्पीड, क्या कोई डाउट आ गया क्या बेटा। सर 11.2 डिस्टेंस ही होना चाहिए क्या शिवानी बेटा, आप नहीं समझा मैं आप क्या बता रहे हो बेटा, आप कुछ बता रहे हो क्या, Yes, sir. क्या बोल रहे थे। सर सैटेलाइट अर्थ से 11 पॉइंट डिस्टेंस भी हो सकती है। नहीं, आप कहीं पे भी ले जाके लॉन्च कर सकते हो। यहाँ किसने बोला है इसमें, यहाँ पे ले जाके लॉन्च करो, इधर लॉन्च करो, इधर लॉन्च करो। हम इंसान हैं, हम तो आदत से मजबूर हैं। आप पढ़िएगा इसके बारे में। स्पेस में जिसको कहते हैं गंदगी मचा रखा है हम लोगों ने, पूरे सैटेलाइट ऐसे लॉन्च कर करके छोड़ रखा है। तो ओके आप सर। इसके बारे में एक चीज पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस भी होते हैं। ये अगर ऊपर से नीचे गिरेंगे तो ये जनरली हम लोग ऐसे करते हैं कि हमेशा हमारे जो अर्थ का सबसे ज्यादा सरफेस है वो पानी वाला है, तो इसको पानी में, ओशंस में गिराया जाता है। लेकिन बहुत डेंजरस भी रखते हैं अपने आप में सिचुएशन। किसी सिटी पे गिर गए तो एकदम इतनी अच्छी खासी स्पीड होगी कि उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रख सकते हैं।
और हम इंसान हैं, हमने पूरे स्पेस में भी, हम हर जगह कूड़ा फैला देते हैं, तो हमने ऊपर में भी कूड़ा फैला रखा है, हर जगह सैटेलाइट लॉन्च कर रखा है। किसी ने अपने अपने बलबूते पे जियो स्टेशनरी लॉन्च कर रखा है, किसी ने अपना ऐसा बना रखा है, किसी ने अपना ऐसा बना रखा है, इसी स्पीड से सब अपने अनुसार चला रहे हैं। किसी ने ऐसा बना रखा है, ऐसा 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 ऐसा, समझ रहे हो? पूरा देख रहे हो, पृथ्वी घूम घूम के गोल गोल पूरे सैटेलाइट से फिक्स हो गई है। समझ में आ गई बेटा? ओके, यस सर। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी सिंपल सी बात है, वही होती है, gm/r होता है। तो आर क्या हो जाता है, इसको आर कैपिटल आर प्लस एच के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर को। समझ में आ गया सबको? और ये इंटरेस्टिंग है चीजें। और एस्केप वेलोसिटी ये होती है इस पॉइंट से, ये आपको देखो, मैं डेरिवेशंस पे नहीं जा रहा, अगेन डेरिवेशंस पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं बोलूं किसी हाइट पे, अभी आपको ये रिफ्रेम कर लीजिएगा, ये चीज आपको मैं बता दे रहा हूं कि जनरली ऐसे पूछा है, लेकिन इस हाइट से अगर मैं पूछूंगा कि इसको पार्टिकल को कितना स्पीड दिया जाए कि अब वापस ना आए, तो आप बोलोगे कि सर सरफेस वाला ही दे देते हैं। तो मैं बोलूंगा क्यों भाई, सरफेस वाले में इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ देर यहां से यहां तक पॉइंट आने में भी खत्म हुई है, इस पार्टिकल को वो चीजें का एडवांटेज मिल रहा है, इसको ज्यादा हाइट ये एच चढ़ना नहीं पड़ा, ये हाइट चढ़ना नहीं पड़ा इसको। तो यहां से अगर एस्केप वेलोसिटी निकालना चाहे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? ये समझ में आ गया? इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, सेम चीज होगा। यहां से आपने क्या बोला, इसके इनिशियल पॉइंट आप क्या मानोगे, यहां से मानोगे, और फाइनल पॉइंट इंफिनिटी पे मानोगे। समझ में आएगा? काइनेटिक एनर्जी वाला थ्योरम ही वही लगाओगे, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा के, और फिर ये जीरो है क्योंकि आपने यहां से सिर्फ वेलोसिटी देके उसको छोड़ दिया और कहा कि अपने आप चले जाओ, एक्सटर्नल एजेंट कुछ नहीं कर रहा, और आपके ऊपर फोर्स सिर्फ ग्रेविटी ही लगाते रहेगी हर टाइम पे, और कोई फोर्स नहीं लगाता रहेगा रास्ते में। तो इन चीजों को फिर वही बोलोगे और यही इसी तरीके से निकाल लोगे कि माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी लॉस इन काइनेटिक, देखो यहाँ पे माइनस के साथ है ना, तो अगर इसको वर्ड में बोल रहा हूँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर आप डेल्टा को आप लॉस बोल रहे हो, चेंज तो है, कैसा चेंज है, लॉस वाला चेंज है, तो माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा, गेन वाला चेंज, ठीक है? अगर आपने डेल्टा को बोल दिया लॉस वाला चेंज, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, यानी माइनस डेल्टा U यानी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में क्या हो रही है, इसको दे रही है, हेल्प कर रही है पोटेंशियल इंक्रीज कराने में, और पोटेंशियल इंक्रीज होने से क्या इसको मिल जा रहा है, इंफिनिटी के पास अप्रोच करके जैसे ही पहुंच गया यहाँ पे फील्ड के बाहर चला गया, तो फील्ड के बाहर एक बार गया तो ये अर्थ अब इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती है, वो हमेशा के लिए फील्ड के बाहर चला है, गॉन, ठीक है सर? और ये संबंध हमेशा याद रखिए, हमने चीजों को देखा। एस्केप वेलोसिटी जनरली आपको पूछा जाता है अर्थ के रिस्पेक्ट, सरफेस के रिस्पेक्ट में, कोई भी प्लेनेट के सरफेस पे से कैसे होगा, लेकिन कुछ हाइट पे भी ले जाके आपको पूछा जा सकता, ठीक है? यस सर। अब देखते हैं कि हम डिफरेंट स्पीड से केस लॉन्च करते हैं। अगर v इज इक्वल टू 0 देके अगर यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, यानी इसके ये कहाँ से हम वेलोसिटी दे क्या है, किधर दे रहे हैं, तो एक डायरेक्शन में, इसके जो रेडियस है स्मॉल r, यानी ऑफ कोर्स जो यहाँ से आपने जो रेडियस ऑफ द अर्थ है और ये हाइट है, ये एक लाइन बनेगा इससे, और इसके परपेंडिकुलर ही आप वेलोसिटी दे रहे हो, स्पीड दे रहे हो, ठीक है? इसी के परपेंडिकुलर स्पीड दे रहे हो। देने के लिए ऐसे वाले नहीं पढ़ने हैं आपके पास, ऐसे वाले नहीं पढ़ने हैं आपके पास अभी, ठीक है? ये भी स्पीड देने का डायरेक्शन हो सकता है, आप हमेशा इसी के अलोंग दे रहे हो, तो पहले आपने स्पीड कुछ नहीं दी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी अलोंग बी डायरेक्शन में अपने स्पीड नहीं दी, तो क्या करेगा ये सैटेलाइट, हाँ, और स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ए से ओ की तरफ बजाने की कोशिश करेगी। समझ में आ गया? यस सर। अब मानते हैं कि हम इसको स्पीड देते हैं, यहाँ पहले रखा था 0, एक हम नंबर लाइन बना रहे हैं, अब दूसरा स्पीड देते हैं v0 हम लिखते हैं यहाँ पे, और v0 की वैल्यू क्या होती है अर्थ के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे आपको v0, हाँ, तो यहाँ पे इसका रेडियस हो गया r,
ठीक है, अब आपको इस सेंस में इधर पीछे वाला का एक फॉर्मूला का यूज करने देते हैं। ये देखिए वीई और वी नॉट में रिलेशन, किसी भी हाइट पे अगर मैं देखूं, किसी भी हाइट पे अगर वी नॉट मुझे निकालना है तो ये आता है, और किसी हाइट पे एस्केप वेलोसिटी आती है तो ये आती है। तो वी नॉट, वीई और वी नॉट में हमेशा ये रिलेशन याद रखेंगे। यानी अगर मैं वी नॉट अगर कुछ लेता हूं तो √2 टाइम्स मल्टीप्लाई दिस वन, तो √2 टाइम्स मतलब यानी 1.41 टाइम्स वी नॉट। तो यानी ये क्या है, वी नॉट से ज्यादा है, वी नॉट इधर होगा, और ये वाला वीई जो होगा ये यहाँ पे होगा कि नहीं, इसके राइट वर्ड में होगा कि नहीं, बड़ा नंबर है। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। यानी इसको देखो, वी नॉट अगर किसी ने 5 माना है तो ये यहाँ पे 5 आएगा, और ये क्या बन जाएगा, इसको अगर मान लेते हैं ऐसे, अगर 4 1 की जगह 4 ले लेते हैं तो 5 4 जा 20, और 5 और 4 7, 7 आ रहा है कि नहीं, तो 7 इधर होगा कि नहीं, यही होगा कि नहीं 7 नंबर, तो 5 और 7 ये ऐसे दिखेगा कि नहीं। समझ में आया? यस क्यों कर रहे हैं अभी, अभी बता रहे, क्यों कर रहे हैं अभी बता रहे, अभी सब कुछ होगा। चलो, तो यहाँ पे हमने बोला वी नॉट दिया, और यहाँ पे मैं वीई लिखता हूँ इसके आगे। ठीक है, अभी जो हमने जो स्पीड दी है वो कितना दी है, बिटवीन जो ये वी स्पीड है वो एक्चुअली सैटेलाइट की स्पीड है। तो ये स्पीड किसके बीच में है, 0 और वी नॉट के बीच में, कुछ यहाँ पे लाई कर रही होगी, कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी लाई कर रही। अब इस केस में क्या होगा ये देखते हैं, बताओ भैया क्या होगा, ढो गिरेगी, लेकिन कैसे बन के गोल घूमने की कोशिश करेगी और गिरेगी। अगर मान लेते यहाँ पे बहुत क्लोज यहाँ पे होता, सॉरी यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसके यहाँ वी नॉट के बहुत क्लोज में होता तो पता है कैसे गिरती, ये ऐसे जाती, ऐसे जाती, ऐसे जाती, ऐसे जाती, ऐसे जाती, ऐसे जाती, फिर ऐसे घूमती, और फिर सॉरी यहाँ ऐसे जाके, ऐसे जाके 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 ऐसे बच के यहाँ टकरा जाती। समझ में आ रहा है? पहले अगर आप इधर 0 के पास ज्यादा दोगे तो ऐसे गिरना स्टार्ट होगी, पहले ही टकरा जा रही, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे बच के निकल जाएगी, पहली बार बच के निकल जाएगी अर्थ से, दूसरी बार में धूम यहाँ पे टकरा जाएगी। समझ में आ गया? अब Yes, देखो sir. जैसे ज्यादा स्पीड दे देते हैं, अब वी नॉट पे आ जाते हैं, तो वी नॉट पे जैसे यहाँ आएंगे अब वी नॉट दे देते हैं, वी बराबर वी नॉट दे देते हैं। अब बताओ क्या होगा, अब देखो ये पूरा इलिप्टिकल पाथ या सर्कुलर पाथ, अभी हम जो पढ़ रहे हैं सर्कुलर पाथ के, तो वो अपना सर्कुलर पाथ पे बना के चले जाएगी, या इन जेनरिक में बोलूं तो इलिप्टिकल पाथ बना लेगी अपना, यानी वो रोटेट करना, ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देगी। कम से कम यहाँ पे आपको स्पीड कितनी देनी पड़ेगी, वी नॉट के बराबर, तब वो क्या करने लगेगी, ऑर्बिट करने लगेगी अर्थ के। और कहाँ हम स्पीड दे रहे हैं, हमेशा स्पीड जो दे रहे हैं, वेलोसिटी जो दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में दे रहे हैं। और बी क्या है एक्चुअली में, ये पॉइंट और अर्थ ऐसे सरफेस से किसी भी पॉइंट से अगर मेरे को लॉन्च करना है, अगर अर्थ के इस पॉइंट से लॉन्च करना है तो मैं इसके सेंटर के साथ एक लाइन बनाऊंगा और इसके परपेंडिकुलर की बात करूंगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर ही वेलोसिटी दूंगा। समझ में आ गया? यस सर। अब ठीक है, अब मैं बोलता हूं स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। क्या सर, अब मैंने आपको बोला ये रहा 0, ये रहा वी नॉट, ये रहा वीई, अब मैं बोलूं इसके बीच में रहे तो अब क्या होगी बताओ? ये देखो, ये अब इलिप्टिकल पूरी बनते जाएगी, ठीक है, यहाँ पे पूरी इलिप्टिकल। आप जैसे वी नॉट वाले में दोते हो, वी नॉट में बिल्कुल सर्कुलर बनेगी, और यहाँ पे केस में जैसे, अरे यहाँ बिल्कुल सर्कुलर बनेगी वी नॉट में, और इससे ज्यादा देते हो स्केप और वी नॉट के बीच में देते हो तो ये क्या बनेगी, इलिप्टिकल बनेगी। ठीक है, देखो, और इसके एक फोकस पे अर्थ लाई करेगा और केपलर्स लॉ सब कुछ फॉलो होते रहेगा। ठीक है, अब बताओ अगर मैंने जो दे दी वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी के बराबर, अब क्या होगी, अब क्या होगी, फील्ड से बाहर, फील्ड से बाहर हो जानी चाहिए, तो ये हमेशा के लिए देखो फील्ड से बाहर चले जाएगी पैराबोलिक पाथ। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। और दूसरे में अगर मान लेते हैं कि जहां अगर मान लेते हैं स्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा दे दिया, यानी यहां से इधर वाले नंबर्स पे आ गए,
इस पॉइंट पे अगर हम देंगे तो हाइपरबोलिक बना के देखो ऐसे चली जाएगी, हाइपरबोलिक पाथ बनाते हुए इसमें भी हमेशा के लिए निकल के चली जाएगी। तो आपने अलग अलग स्पीड दी है, लॉन्च किया है सैटेलाइट को किसी हाइट से, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये चैप्टर, ये पोर्शन हमने किया तो ये आपको मोर हाइट वाले के केसेस में ये फॉर्मूलाज हमेशा याद रखने हैं, स्केप वेलोसिटीज और ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी तो वही रहती है, ये इसको आर लिखो, स्मॉल आर लिखो या कैपिटल एस प्लस, ये वाली थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती है। इसका प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूं इसी के लिए, ठीक है। तो ये रिलेशन हमेशा बना रहेगा, ये याद रखिएगा। जहां आपको इस पॉइंट पे आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम है किसी पार्टिकल के लिए, स्मॉल एम के लिए, तो आप तुरंत बता सकते हो उसके यहां से इसके लिए एस्केप वेलोसिटी क्या हो, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, कैनन एक्सपेरिमेंट। देखो अगर हमने कैनन अब सरफेस से, हमने अब क्या क्या लॉन्च किया, सरफेस के बिल्कुल करीब लॉन्च करते, तो उसके हिसाब से वी नॉट क्या होना चाहिए, क्या वो होना चाहिए √GM/r। क्या इस सेंस में आप सरफेस के बिल्कुल क्लोजली लॉन्च कर रहे हैं तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होना चाहिए कि नहीं। तो इस केस में हम बोलेंगे ये हो गया, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 0 से, और वी नॉट यहाँ पे इस सरफेस के पास से अगर मुझे सैटेलाइट लॉन्च करना है तो उसके लिए स्टार्ट करता हूं, और यहाँ पे VE होगा, VE क्या होगा, √2 टाइम्स वी नॉट होगा कि नहीं। Yes, और sir. फिर यहां से चलते जाएंगे और यहाँ पे 3 नंबर ऐसे मार्क करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे अगर ज्यादा स्पीड से भेजी, और ये बताइए अगर वो पूरा घूम के आ रहा है तो ये स्पीड क्या होगी, बताइए ये स्पीड क्या होगी, V क्या naught. ये वी नॉट होगी ना। और ऐसा वाला जिसके वेलोसिटी से आगे भाग जाता है, VE. ये डिपेंड करता है कि VE है या VE से ज्यादा है, डिपेंड करता है, हमेशा बाहर जाएगा। अगर VE के बराबर है तो पैराबोलिक में जाएगा, यानी इसको देखिए ऐसा अटैक कर जाएगा। आपने यहां से लॉन्च किया, पैराबोला बनाते हुए चला गया, देख रहे हो। Yes, sir. और अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद हाइपरबोलिक बना के जाएगा, तो हाइपरबोलिक में ऐसा जाता है, यहां से आपने लॉन्च किया तो ये रहा। लेकिन वो स्केप हो गया, समझ में आ गया, Yes, ठीक है। sir. और एक और बात मैं ऐसा आपको पूछूंगा कि h इज इक्वल टू इंफिनिटी की बात करते हैं सर, तो आप एक बात बताइए सर, आप सरफेस से आप किसी भी पॉइंट को इतना इंफिनाइट डिस्टेंस तक फेंकिएगा तो टाइम इसके लिए भी तो इंफिनाइट हो जाएगा। ये मतलब इंफिनाइट वाला जो आप कॉन्सेप्ट क्यों रखे हो सर, ये तो कभी पहुंचेगा नहीं, तो आप कैसे इसको बोल देते हो कि अब ये वापस आएगा नहीं। तो देखो होता क्या है, अगर मैंने इसकी ये वेलोसिटी दे दी, इंफिनाइट टाइम के बाद ये इंफिनाइट डिस्टेंस पे पहुंचेगा, लेकिन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल मतलब ये जा रहे हैं, ये जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, ये अप्रोच कर रहे हैं कहाँ, इसके फील्ड से बाहर जाने की। हाँ, कभी भी अपने रियल टाइम वर्ल्ड में कभी भी ये इंफिनाइट के पास पहुंचेंगे नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन हम बोल देंगे कि वो चला गया, अब वो चला गया सो चला गया, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो ये चीजें होती, समझ में आ गया सबको। और ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ये वाला आप लोग के लिए नहीं है, ये रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये वाले थोड़े हार्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में आपको देखिए यहाँ कुछ चीजों को घुमाया फिरा जाता है, फिर बोलिएगा कहेंगे सर बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या कहते हैं, रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट पे, जिसका ऑर्बिट का क्या है, स्मॉल r है रेडियस, और v नॉट से अपना कर रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये देखिए सैटेलाइट अपना ये घूम रहा है तो हमेशा क्या करेगा, टेंजेंशियल टू एक पार्टिकल, एक अपने टेंजेंट यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक पार्टिकल को थ्रो करता है, और वो थ्रो करता है, इस बार दे रखा है स्पीड जो दे रखा है वो रिलेटिव स्पीड दे रखा है, यानी इस सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में ये इस पार्टिकल की मोशन जो वेलोसिटी दिखती है वो दे रखा है, ये वाला। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द, ये चीजें क्वेश्चंस करने के लिए, तो ये वाला आपके लिए नहीं, जेईई एडवांस लेवल का होता है, इसके लिए अप्रोच आता है कि कैसे रिलेटिव मोशंस को देखा जाता है, और इसको फिर अर्थ के फ्रेम में देखना है तो फिर कैसे करेंगे, चीजें वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इन चीजों को आप में आएगा भी नहीं ये सब चीज, ठीक है। आपके तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे,
ठीक है, इसी के ऊपर सॉल्व हो जाएंगे। हमने देखा है नहीं, आपको तो डेफिनेशंस भी पूछ दिया एक जगह, एक दो जगह, ये तो डेफिनेशंस पूछा हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो आप तुरंत निकाल लोगे। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज दिस वन इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन डायरेक्शन 45 फ्रॉम दिस। हाँ, अब ये वाला एक दो क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला था ना कि आपको हमेशा प्रोजेक्टेड करवाया 90 डिग्री के साथ। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि इसको वेलोसिटी हमेशा प्रोजेक्टेड 90 डिग्री के अलोंग ये स्पीड चाहिए। कौन सी? एस्केप वीई। तो अगर कोई पार्टिकल इधर फेंका जा रहा है 45, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको साफ आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? रिजॉल्व कर दोगे, तुरंत में रिजॉल्व कर देंगे इस चीजों को। ठीक है, तो 45 जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो कितना होना चाहिए? वी के बराबर होना चाहिए। कहाँ गया भैया 45 वाला? कहाँ? अरे यार कहाँ चले? आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे आप इस चीज को, यहाँ से क्वेश्चंस आज आप सारे लगाइए। ऐसा कीजिए, जितने भी है सारे लगाइए और आप मेरे से पूछिए कौन कौन से नहीं हो रहे। एक मिनट, एक सेकंड यार, ये पेन वाला इधर से करना। हाँ, अब ये वाला सही। ग्रेविटेशन में देखिए आपको मैंने पूरा करवाया है, केप्लर्स लॉ वाला करवाया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी करवा दिए हैं, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी करवा दिया है। देखिए मेन टॉपिक्स में आपको बताते जा रहा हूँ। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द अर्थ सरफेस करवाया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड द सिस्टम दोनों करवाए हैं। ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा, अभी आप जो क्वेश्चंस पूछोगे ना उस पर अच्छी चीजें से निकल के आएगी। स्केप वेल स्पीड भी करवाया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आप ये देखिएगा, इस चीजों में करिएगा। ठीक है ना, आप ट्राई कीजिए सब पहले कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे करें। अर्थ सैटेलाइट, मतलब अर्थ सैटेलाइट वाला जो क्वेश्चन है वो है। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स है, ये भी आएगा आपके ऊपर क्वेश्चंस। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछते हुए दिख रहे हैं मुझे, ये वाला चीज तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है। सैटेलाइट ऑफ मास m ऑर्बिटिंग द अर्थ सरफेस एट द हाइट, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द टर्म्स ऑफ जी नॉट, द वैल्यू ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो ये सब बिल्कुल वैसे ही आते हैं। इसको जी नॉट में कन्वर्ट करो, इसमें कन्वर्ट करो, उसमें कन्वर्ट करो, बस यही रहता है। ठीक है, इसके ऊपर यही रहता है। देखो टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी नॉट बताना है आपको। टोटल एनर्जी बता रखा है, क्या बता रखा है? टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या बता रखा है? माइनस जी एम GMM और टू आर। हाँ है। अब इस चीजों को कन्वर्ट करते रहिए। देखिए इसमें स्मॉल आर को क्या लिखिएगा? कैपिटल आर प्लस ये होगा एच। अब यहाँ तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा? माइनस जी एम एम, ऊपर नीचे आर स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा, ये क्या था? आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर था, ये स्मॉल आर था ना, और ये हो गया आर ई स्क्वायर, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इसको लिखेंगे आर ई प्लस एच, सॉरी आर ई प्लस एच। हो जाएगा कि नहीं? स्मॉल आर को ऐसे लिख सकते, ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं? टी को ऐसे लिख सकते हैं टोटल एनर्जी को, ये वाला सेम चीज है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये चीजें कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो गया क्या, और माइनस के साथ ले लेना डायरेक्शन, सब इसके साथ जी में आ जाएगा। जी एम ई आर ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। ऐसे ही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहेंगे। ये देखो कहीं होगा, अच्छा माइनस इसमें नहीं दिया है, ये जी नॉट मैग्नीट्यूड में है। सैटेलाइट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी नॉट, जी नॉट यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में लिया है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं दिया है, तो आप माइनस इधर रख लेना। ठीक है, माइनस इसमें नहीं लिया है, जी एम बाई आर ई स्क्वायर लिया है। तो द वैल्यू ऑफ द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नॉट दे रखा है एट द अर्थ सरफेस, तो हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा कि नहीं? यही वाला कौन सा बन रहा है? माइनस 2mg आर ई प्लस आर ई एच होल स्क्वायर। तो यहाँ आपको बन रहा है, अच्छा 2 होगा ना यार, 2h 2r होगा ना, यहाँ 2r। तो आपको आंसर आ रहा है, और एनर्जी है निगेटिव में होगी, तो आंसर डी होगा। सॉरी डी बोल रहा हूँ, डी नहीं, सॉरी माइनस 2mg/m/r², ये होगा, बी होगा। बी। समझ में आ गया? यही सब चीजें करना रहता है बस, ये ग्रेविटेशन में और कुछ नहीं रहता, यही दिमाग खराब कर देता है। देखो आंसर बी होगा कि नहीं, यही मैथमेटिक्स, इसमें कोई करने का कभी मन नहीं करता है, बहुत बोरिंग लग जाता है। यही एक काम करवाते रहता है, इसी के लिए मैंने ग्रेविटेशन ही उठाया था।
बाकी सब आप छोटे मैथमेटिक्स है उसमें कर लोगे। कितना नंबर था भैया, मैं तो भूल गई। 58 58 है, कितना आ रहा है, एक मिनट, इसको भगाना 50 दो सिस्टम बनाना। 58 का बी आ रहा है, बी ही था ना हम लोग का? यस सर। हाँ, यही था। तो यही सब छोटे छोटे फॉर्मूलेज आएंगे, सीधे आंसर बनाते जाइए, और कुछ नहीं करना है तब, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। छूने नहीं देगा आपको ग्रेविटेशन। कितना बीच में मैनिपुलेशन कर रहा है चीजों को। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप करिएगा क्वेश्चंस, तभी आपके पास आना स्टार्ट करेगा। और मेरा अप्रोच है, मैंने आपको देखिए जितने भी आप करिएगा ना, कोई भी इसमें छूटा क्या, मेरा कोई भी टॉपिक कोई क्वेश्चन छूटा इसमें, मैंने सबके लिए अप्रोच बताया। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कॉन्फिडेंटली आप काम कर सकते हैं। सारा पढ़ाया हुआ है क्लास का वैसा आएगा, बस आपको समझिए उस चीज को। ठीक है, कैसे ऊपर नीचे कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड हो रहा है। कभी कभी जैसे स्केप वेलोसिटी में 2gmm/r होता है, तो वहां पे सिर्फ मुझे अगर g नॉट बनाना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक r को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, और बस यही रहता है। तो सारे लोग कर लेंगे ना? सर। चलो बेटा, ठीक है, जी सर। आज के लिए हो जाएगा एंड क्लास की। क्या, अरे यार मैं 9:30 हो गए। शिट मैन, तुम लोग को इतना लंबा देर तक बैठा दिया और मुझे मालूम भी नहीं चला मैं बीमार हूँ। बताओ, मुझे भी नहीं मालूम चला मैं बीमार हूँ। कहेंगे देखा आप, सर, हम वुड बी डॉक्टर्स है, इसीलिए हम ऐसा कमाल कर देते हैं। देखा, यही तो होता है बेटा। दिस इज ऑल वी शुड लाइक लव, कि हम लोग हर एक दूसरे को दे ना। टीचर किसने बोला है कि सिर्फ मैं आपको नॉलेज देता? आप भी मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो, आप भी मेरे चीजों को समझाते हो, हर रोज नए दौर चीजों को दिखाते हो। और यही सर वैसे क्या? सच्ची आपको अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लग रही है? हाँ ऑफ कोर्स, तभी तो 2 घंटा मुझे मालूम चला। क्या खाओ तो 7:30 से फोन की कसम सर झूठी खाओ तो फोन टूट जाए कल को। अरे हाँ हाँ, नहीं मैं झूठ नहीं खाता, मैं झूठ नहीं बोलता, इन चीजों से मैं बचता हूँ। कि साइंस पढ़ाता हूँ, फिजिक्स इज अबाउट फैक्टिंग ट्रुथ। गैलीलियो जैसे बड़े साहब हमारे बिरादरी से आते हैं, सर जिन्होंने जब एग्जाम स्टार्ट होंगे ना, तब मैं एग्जाम्स की कसम देती हूँ, रिजल्ट की कसम लगे तुम्हें। ठीक है, कोई बात नहीं है। सत्य को अगर परखा जाए तो वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये दिल से सच्चाई बात बोल रहा हूँ। और तुम्हें दिखा भी होगा कितना आराम से मैं बात कर पा रहा हूँ। मैं मीटिंग में ऐसे बोल रहा था मैं मीटिंग हाँ, मैं मीटिंग में सर पता है हमारे यहाँ पे किसी को खांसी है तो हम गिली गिली बोलते हैं। मैं मीटिंग में बोल नहीं पा रहा था, और मैंने यहाँ पे इतने दिल से आवाज निकलते रह रही थी, मुझे रहा ही नहीं, मतलब लगा ही नहीं कि खांसी है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन वो आ जाती है, थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है तो कभी कभी लेकिन आप लोगों को मालूम ही नहीं चलता है, मैं तो बोल दिया क्या। सर लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। यस, एंड लर्निंग कैन हेल्प टू इम्प्रूव द थिंग्स, हेल्थ, माइंड, एवरीथिंग। लव लर्निंग ऑलवेज, है कि नहीं? चलो अब आज के लिए इतना हो गया बेटा। सर आप क्या क्या आप यू टॉक। नहीं आवाज आ रही बेटा, थोड़ा ब्रेक हो रहा है आई थिंक। सर आपका एक्सेंट बड़ा क्यूट है बात करने का। अच्छा, मेरा एक्सेंट बहुत क्यूट है? अच्छा, थैंक जी यू बेटा। सर। अच्छा, थैंक यू। लेकिन हाँ, ये चीजें आप लोग से ही आती है, आप लोग जब करते हो तो चीजें हम सीखते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स अच्छा रहेगा, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मोर इम्पोर्टेंट PYQ लगाएंगे। और बायो में सबसे ज्यादा 720 पेपर में आपको मालूम है स्पेस नहीं मिलता है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ने का। ठीक है, बहुत कम मिलता है कि आप जनरली सब लोग चाहेंगे कि 600 से प्लस ही लाए, तभी वो अपने आप को सिक्योर में कि नहीं। तो 120 नंबर सिर्फ मिस्टेक होने चाहिए, जिसमें निगेटिव सब आ जाने चाहिए। तो उसमें आपके पास स्पेस नहीं बचता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को ये एटीट्यूड के साथ जाओ कि चलो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं या उसको कर देंगे। सर डर ही उसमें लगता है ना, जैसे अगर सही होगा आंसर तो 4 ही मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत होगा तो 5 मार्क्स कट होंगे सर, वही दिक्कत लगे है। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन चीजों को दिल से खेलो, आपके साथ भगवान होंगे, और नहीं होगा तो कोई बात तो जय श्री राम भी नहीं कर सकते। भगवान जय श्री राम भी। भगवान
श्री राम कहाँ अयोध्या में, वो दिल में बसते हैं, सबके बच्चों के दिल में खासतौर से। आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपके अंदर से खुद ही कुछ कभी ना कभी आवाज आ जाती है मुश्किलात में, पता नहीं कौन बोल के चला गया ऐसे कर दो। अगर आप ईमानदारी से करते रहते हो चीजों को तो भगवान आप ही के अंदर बसेंगे। आपको अयोध्या, किसी को मक्का या कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने अंदर ढूंढ लो और उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन कांटेक्ट बैठता है। उसके बीच में कोई ना पुजारी होता है ना कोई बीच वाला, कोई मिडिल मैन नहीं होता है। मैं बोल नहीं रहा हूँ किसी को मिडिल मैन, ये चीजों को कंट्रोवर्सी में मैं नहीं लाना चाहता, लेकिन वहां पे सिर्फ आपका और आपके भगवान के बीच में रिश्ता होता है। आप अपने बातों को कभी गुस्से में भी बोल देते हो, अरे यार भगवान आपने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी, और कभी भगवान भी ऐसे गिफ्ट देते, अरे यार भगवान क्या सही लक लगवा दिया तुमने, यस मजा आ गया, है कि नहीं। तो वो चीजें रहती है। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग हो रही थी शुक्र, कल के ये सब तुम लोग कर मत देना इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे करवा के, और फिर मैं कल ऐसे न्यूज चैनल में बैठा हुआ हूँ और मुझे 10 लोग सुना रहे हैं ये देखिए ऐसे हैं ये टीचर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो चीजें मैं से संभाल लूंगा, वो चीजें बच्चे तुम लोग बोल देता हूँ अपने बच्चों से बोला भाई, किसी और से थोड़ी जाके बोला। रिकॉर्डिंग ऑफ। हाँ अच्छा, और रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। और